क्या पढ़ा था कल? कारण कारण ही पढ़े थे कल, है ना? किसान आंदोलन के कारण, है ना? परिणाम और विशेषताएं दो लिखवाने। बैठो लो फटाफट लिखवाता। तुम्हारी क्लास में क्या बोला? मजे करो। हो जा। ये सही में गलत कैसे लगा? गलत गलत मतलब बैठ गए? लो भाई लिखो। क्या लिखना है आगे अपने को? किसान आंदोलनों के परिणाम। इधर देखो। तो बीच में जब मैं बिजोलिया पढ़ा रहा था तब मैंने एक बात बोली थी कि बिजोलिया वाले में दूसरे चरण में समझौतावार समझौते में 84 में से कितने कर कम कर दिए थे? 35। लेकिन बिजोलिया के सामंत ने उस समझौते को लागू करने से, क्योंकि उसका कहना यह था कि जमीन मेरी है और मेरी जमीन पर खेती करोगे तो आपको पूरा कर देना। लेकिन जब किसानों ने आंदोलन किए तो एक बात सामने आई। पहले तो किसानों ने यह कहना शुरू किया कि क्या, हाँ आवाज आई नहीं रही? ये तुम्हें कैसे पता चला मैंने बोला आवाज नहीं आ रही? मैं पूछ रहा आवाज नहीं आ रही, तुम कह रहे हो नहीं आ रही, मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि आवाज नहीं आ रही है बोला है? ठीक आदमी हो यार। आ रही है? अब आ रही है? कम आ रही है? अब ज्यादा आ रही है? तुम्हें खुद को ही नहीं पता चल रहा। कोई नहीं, मैंने काम की बात बोली भी नहीं कोई, क्योंकि अब बोलूंगा तब आ जाएगी आपके पास। क्या हो रहा है आवाज है? अच्छा बच्चों की आवाज हो रही इसलिए नहीं आ रही। चलो थोड़ी देर में साइलेंस होगा तब आ जाएगी। तो उसका कहना यह था कि भाई जमीन मेरी है और मेरी जमीन में जो भी खेती करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो किसानों ने किसान आंदोलन जब चलाए तो शुरुआत में तो मांग ये थी कि भाई हमारे पे कर क्यों बढ़ा दिए गए, लेकिन बाद में मांग ये थी कि कर लगाए क्यों जाते हैं और यही कर क्यों लगाता है, तो कि साहब जमीन इसकी है। तो किसानों ने कहा कि नहीं, जमीन उसकी है जो जमीन को जोतता है, जमीन उसकी है जो जमीन को, मैं यदि जमीन में काम करता हूं तो जमीन मेरी है, किसी थर्ड पर्सन की वो जमीन। ये बात आगे चल के किसानों के काम आई। किसान आंदोलन के टाइम तो नहीं, लेकिन जैसे हमारा देश आजाद हुआ सबसे पहले सामंती व्यवस्था समाप्त की गई, जागीरदारी उन्मूलन किया गया। क्या किया गया?
जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन का मतलब है व्यवस्था समाप्त कर दी गई कि पहले सामंतों की जमीन मानी जाती थी, लेकिन अब जमीन किसकी मानी गई? किसान। किसकी मानी गई? तो हमारी जागीरदारी व्यवस्था क्या होगी? पूरी तरीके से समाप्त। और किसान को जमीन पर क्या मिल गया? उसका हक। तो किसान आंदोलनों ने दो बात दी कि जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ और किसान को जमीन पर क्या प्राप्त हुआ? उसका अधिकार का दो हक प्राप्त हुआ। तो अब बताओ, किसान को जमीन पर हक प्राप्त होगा तो उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरेगी या खराब हो जाएगी? तो उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर गई। आर्थिक स्थिति कैसे सुधरी? कि भाई जब टैक्स देने बंद हो गए, अब जमीन मेरी है तो मैं किसी को टैक्स देने के बाध्य नहीं हूं। सामाजिक कैसे सुनी? आज भी ये गांव में जिसके पास जमीन है उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी, जमीन नहीं है उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं। लिखो, लिखो, किसान आंदोलनों के कारण, ड्यू टू पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों के कारण, ड्यू टू पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों के कारण, ड्यू टू पीजेंट मूवमेंट्स, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। जागीरदारी सिस्टम वॉज डीरूटेड इन राजस्थान। डीरूट होना, जड़ से समाप्त होना ना, रूट उखाड़ देना। जागीरदारी सिस्टम वॉज डीरूटेड इन राजस्थान। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। जागीरदारी सिस्टम वॉज डीरूटेड इन राजस्थान। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का उन्मूलन हुआ। लिख लिया? 2 नंबर लिखो, किसान को भूमि पर हक प्राप्त हुआ। फार्मर्स गोट लैंड राइट्स। किसान को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ, ज्यादा अच्छा शब्द होगा ना। किसान को भूमि पर अधिकार प्राप्त हुए। फार्मर्स गोट लैंड राइट्स। फार्मर्स गोट लैंड राइट्स। तथा इससे किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधर गई। तथा इससे किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इससे किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। एंड इट इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स। एंड इट इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर्स। किसानों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। कौन सी स्थिति में सुधार हुआ? अच्छा, एक मुझे बताओ, जैसे किसान आंदोलन के केंद्र कौन कौन से थे? आप कहोगे सर बिजोलिया, बेगू, निमूचना, है ना। थोड़े बड़े बड़े से गांव। क्या थे? थोड़े एकदम छोटे छोटे गांवड़े नहीं। एकदम ऐसा किसी गांव के अंदर आंदोलन नहीं हुआ कि 20 घर थे और वहां पर आंदोलन कर दिया। किसानों ने बीच का कोई बड़ा गांव देखा और उस बड़े गांव में क्या किया? कस्बे बोल सकते, कस्बे, टाउन। टाउन, छोटे छोटे नगर थे, छोटे छोटे कस्बे थे जिनके अंदर क्या हो रहा था? आंदोलन। अच्छा, मैंने एक दिन पहले बताया था कि जब भी कहीं कोई आंदोलन होता है तो उससे और कुछ हो ना हो, एक चेतना जरूर आती है लोगों के अंदर, है ना, है ना। राजनीतिक चेतना आती है। किस बात की राजनीतिक चेतना? कि भाई शासन जो भी हम पर हो रहा है वो क्या है? खराब है। तो लोगों के समझ में तो आने लगी, वहां जो उस गांव में लोग रह रहे थे, कि यार शासन खराब है। शासन क्यों खराब है? क्योंकि अंग्रेजों का राज आ गया। किसका राज आ गया? पहले ये सेम राजा था, तब तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं थी। अंग्रेजों के आने के बाद राजा के व्यवहार में क्या आ गया? चेंज। उधर कांग्रेस ये बात कर रही थी कि अंग्रेज देश से बाहर चले जाएंगे तो हमारे देश की स्थिति सुधर जाएगी। ये बातें अपने यहाँ के लोगों में भी आई। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे नगरीय राष्ट्रवाद आया। कैसा राष्ट्रवाद आया? कहने का मतलब है कि राजस्थान में सबसे पहले नेशनलिज्म यदि कहीं पर आता है तो कहां पर आता है? नगरों। गांव के अंदर नहीं आता। किसमें आया था? नगरों। क्यों आया नगरों में? क्योंकि किसान आंदोलन के केंद्र कौन से थे? नगर थे। क्या थे केंद्र उनके? लिखो, छोटे छोटे नगर किसान आंदोलनों के केंद्र थे। स्मॉल टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। छोटे छोटे नगर किसान आंदोलनों के केंद्र थे। स्मॉल टाउन्स वर सेंटर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। छोटे छोटे नगर या छोटे छोटे कस्बे किसान आंदोलन के केंद्र थे, वर सेंटर्स ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स, जिससे राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। विच डेवलप्ड अर्बन नेशनलिज्म इन राजस्थान। विच डेवलप्ड अर्बन नेशनलिज्म इन राजस्थान। विच डेवलप्ड अर्बन नेशनलिज्म इन राजस्थान, जिसे राजस्थान में नगरीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नगरीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। विच डेवलप्ड अर्बन नेशनलिज्म इन राजस्थान।
अच्छा, मैंने पहले दिन सिलेबस बताया था, तो मैंने बताया था किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, फिर एक मैंने बताया था प्रजामंडल आंदोलन। तो मैंने बताया था प्रजामंडल पार्टियां थी, अलग अलग पार्टियां थी। अच्छा, जब पार्टियां बने, पॉलिटिकल पार्टियां थी, जैसे आज बीजेपी कांग्रेस होती है, उस समय क्या हुआ करते थे अपने प्रजामंडल। अब भी देखो कोई किसान आंदोलन होता है, भाई किसानों ने आंदोलन किया, तो इसमें ये कांग्रेस का आंदोलन थोड़ी था, किसानों का आंदोलन था। लेकिन बाद में कांग्रेस भी साथ में गई, आम आदमी पार्टी भी साथ में गई, सब लोग साथ में गए, भाई सबको वोट चाहिए, तो सेम वही था। उस समय जब किसान आंदोलन चल रहे थे, तो उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे? प्रजामंडल। कौन सपोर्ट कर रहे? प्रजामंडल। सीधे सीधे किसानों की बात नहीं करते। प्रजामंडलों की मांग ये थी, संविधान बनाओ, राजा का शासन नहीं होना चाहिए, मंत्री जनता के अंदर से होना चाहिए, मतलब वो राजनीतिक बात करते। कैसी बात करते? अब वो राजनीतिक बातें किसानों के साथ में आएगी, तो किसानों में कैसी चेतना आ जाएगी? तो किसान आंदोलनों को किसका समर्थन मिला? प्रजामंडलों। जिससे किसानों में कौन सी चेतना आई? प्रजामंडलों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। प्रजामंडलों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। प्रजामंडलों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया। प्रजामंडल सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स, जिससे किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। जिससे किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। विच इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स। विच इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स, जिससे किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। विच इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस एमंग फार्मर्स, किसानों में कौन सी चेतना का विकास हुआ? राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। एक और बड़ी बात, किसान आंदोलन चले तो कोई ना कोई नेता थे, छोटे मोटे नेता थे उनके। अब देश आजाद हो गया, तो वो नेता बीजेपी कांग्रेस कहीं ना कहीं शामिल हुए। बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस हुआ करती पार्टी, तो सारे के सारे किधर चले गए? कांग्रेस। तो राजस्थान की राजनीति में किसानों को उनके अधिकार मिलने लगे, राजस्थान की राजनीति में किसानों को उनका महत्व मिलने लगा। तो आप नोटिस कीजिए, आजादी के बाद से अब तक पूरी राजस्थान की राजनीति किसान सेंट्रिक है। हर बार कोई ना कोई किसान नेता रहे और उनका क्या रहा? हमेशा दबदबा रहा है। क्योंकि किसानों को आजादी से पहले पॉलिटिक्स करने का मौका मिल गया आंदोलन के कारण। ये आंदोलन ही नहीं होते तो क्या राजनीतिक चेतना आती? राजनीतिक चेतना आती नहीं तो देश में चुनाव होते तो किसान चुनाव नहीं लड़ते। अब दो चार नेता थे, उन्होंने चुनाव लड़ा। हम पढ़ रहे हैं कि शेखावटी आंदोलन के नेता थे नरोत्तम लाल जोशी, वो राजस्थान की पहली विधानसभा के। मैं एक और बात बताता हूं, शेखावटी आंदोलन के अंदर एक नेता का नाम बताया था मैंने, नेतराम सिंह गोरीर, बताया था। वो नेतराम सिंह गोरीर की बेटी थे कमला बेनीवाल। क्या नाम था? राजस्थान की पहली महिला मंत्री, राजस्थान की पहली महिला, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अशोक जी की जो पहली गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। बाद में उनको गुजरात का राज्यपाल बनाया गया था, बाद में वो साउथ में राज्यपाल बने थे, बाद में नॉर्थ ईस्ट के अंदर राज्यपाल बने थे। एक किसान परिवार की बेटी को राजस्थान की पहली मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी पहले से पॉलिटिक्स में थे। क्यों पॉलिटिक्स में थे पहले से? क्योंकि आंदोलन हो रहा था। मान लो आंदोलन ही ना हुआ होता, पिताजी नहीं आते, पिताजी नहीं आते तो बेटी चुनाव नहीं लड़ती। भाई वो एक पॉलिटिकल अवेयरनेस तो आनी चाहिए ना। आज भी आप देखिए कि अपने गांव घरों के अंदर, गांव शहरों के अंदर कौन महिलाएं चुनाव लड़ रही है, जिनके अंदर कोई ना कोई राजनीति के परिवार में। ऐसा बाकी जगह नहीं देखने को मिल रहा। भाई अचानक कोई परिवार राजनीति में नहीं है और उनके परिवार की महिला सामने आ रही हो, ज्यादातर अपवाद कोई मिल जाए तो दूसरा, वरना उदाहरण। पर किसान राजनीति में थे, किसानों के नेता थे, वो नेता राजनीति में सक्रिय हुए, इसलिए राजस्थान की राजनीति किसान केंद्रित हो गई। कैसी हो गई? इसलिए आज भी अपना कोई भी चुनाव होता है वो बिना किसानों के नहीं लड़ा जाए। किसानों की कोई ना कोई मांगे रहती है, किसानों के कोई ना कोई हमेशा क्या रहते हैं? नेता। तो आगे चल के उन नेताओं ने राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया, कह सकते हैं। लिखो, इन आंदोलनों के दौरान, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स, इन आंदोलनों के दौरान, ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स किसान नेताओं का उदय हुआ। पीजेंट लीडर्स वर इवोल्व्ड, किसान नेताओं का उदय हुआ। पीजेंट लीडर्स वर इवोल्व्ड, जिन्होंने आगे चलकर राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया, जिन्होंने आगे चलकर राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया। एंड दे डोमिनेटेड पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान फर्दर, जिन्होंने आगे चलकर राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया। एंड दे डोमिनेटेड पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान फर्दर, दे डोमिनेटेड पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान फर्दर,
जिन्होंने आगे चलकर राजस्थान की राजनीति को प्रभावित किया। राजस्थान की राजनीति को एक मैंने बताया था, एक कारण हमेशा परिणाम कारण कुछ लिखो में हमेशा चिपका देना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जैसे महिला सशक्तिकरण को, भले महिला 4 ही आई हो पर अपने जो चलता ही देना है, लिखो। महिलाओं ने भी इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स। महिलाओं ने भी इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स। जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट। जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड विमेन एम्पावरमेंट। एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दीज मूवमेंट्स। कहां तक नहीं लिखा तुमने? विमेन एम्पावरमेंट हिंदी में, तुम हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिख रहे हो? स लिखो, शक्ति लिखो, करण लिखो। स सड़क वाला, वे शक्ति, शक्ति लिखना आता है? हाँ, दुर्गा शक्ति, वैसे शक्ति। अब आ गया समझ में? चलो, जिसे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, विच प्रमोटेड विमेन एम्पावर। आप देखो सारे जितने आंदोलन हुए थे इनके दौरान अखबार निकले। अलवर वालों ने पुकार नाम का अखबार निकाल लिया, तरुण राजस्थान अपने निकल रहा था, कोई ना कोई अखबार थे, उधर से वो प्रताप में खबरें आ रही थी। अच्छा, अखबार में खबरों का छपना और कुछ करे ना करे, एक चीज को बढ़ावा देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किसको बढ़ावा देता है? राजाओं के राज में सीधा सीधा तो राजा के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हो पाती थी, लेकिन अखबार में तो अब लिखने लगी गए लोग कि साहब राजा का शासन खराब है। इससे कम से कम एक बोलने की ताकत तो आई। भले हमने अखबार के माध्यम से लिखा पर सही को सही और गलत को गलत तो बताया। तो इससे किसको बढ़ावा मिला? आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिला। समझोगे बात? देखो किसान आंदोलनों के दौरान ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों के दौरान ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स विभिन्न समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। मैनी बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड। विभिन्न समाचार पत्रों तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। मैनी बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड। विभिन्न समाचार पत्रों व पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। मैनी बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड। जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिला, विच प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जिसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला, ये लिख लो, विच प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, ये बड़ी बड़ी सी बात है। अब आप में बता दो कोई और परिणाम में कोई एक्स्ट्रा बात लिखी हो किसी ने, कोई ढंग की बात होगी, अपने एक आदि और लिख लेंगे। और सेम सेम है तो विशेषता पढ़ लेते हैं। हाँ, सेम सेम है, पक्की बात, अपने सेम सेम सोचते हैं। चलो तो ये बेच सही है ना, कि जैसा सर आप सोचते हो वैसा ही अपने सोच में कोई भी फर्क है। एक ने उसने कहा ऐसे कैसे भाई साहब, पता? हाँ, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए। हाँ लिख लो, बिजोलिया वाली बात लिखी थी, लिख लो, शाबाश, तेरी बात मान लेते हैं। एक बात और लिख लो, लिखो किसान आंदोलनों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। वैसे बिजोलिया में लिखी थी ना ये बात, यहां से चिपका लो तो क्या दिक्कत है। पीजेंट मूवमेंट्स कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। किसान आंदोलनों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। पीजेंट मूवमेंट्स कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। किसान आंदोलनों ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था। पीजेंट मूवमेंट्स कनेक्टेड राजस्थान टू नेशनल मूवमेंट। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए? वाह, ठीक। आगे विशेषताओं में आ जाओ। हाँ हाँ, पहली बात, पहली लाइन यही है, पहली लाइन पढ़ो तुम, वेरी फर्स्ट लाइन। ठीक है, आगे लिख लो भाई विशेषताएं। विशेषताएं क्या क्या थी? देखो, एक तो ये कि मैंने बताया था 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। एक क्षेत्र होता है खालसा, एक होता है
जागीर में तो क्या था, सबसे ऊपर अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद राजा, राजा के बाद में सामंत, सामंतों के बाद में, यहां पे क्या था, अंग्रेज, राजा और किसान, एक स्टेप बीच में नहीं है। आपके ऊपर जितनी ज्यादा सीरीज होगी ना, आपका शोषण उतना ही ज्यादा होगा। ऊपर वाली श्रृंखला जितनी लंबी होगी उतना ही आपका शोषण। भाई वो सिंपल सी बात मान लो, एक तो आपको कोई काम करवाना है, आप सीधे एक अफसर से जाके मिल लिए, ये काम है, ये कर दो, पहली बात तो होने की संभावना भी जल्दी है, और कोई देना लेना भी पड़ा, एक कोई तो देना है, या आप 3-4 के पास होके जाइए, तो टाइम तो लग रहा है, वो लग रहा है, सबको देना पड़ रहा है, तो वो उधर भी काम शोषण ही हो रहा है अपने आप के अंदर। यहां पे सीधा सीधा था कि जागीरी क्षेत्रों के अंदर किसानों पर तिहरा नियंत्रण था। कैसा नियंत्रण था? ट्रिपल कंट्रोल, ट्रिपल कंट्रोल, अंग्रेजों का कंट्रोल, राजा का कंट्रोल, सामंतों का कंट्रोल। इसलिए अपने ज्यादातर जो आंदोलन थे वो कौन से क्षेत्रों में हुए? खालसा क्षेत्रों में ज्यादा आंदोलन नहीं। फिर मैंने एक कारण और बताया था कि राजा अंग्रेजों के ज्यादा कॉन्टेक्ट में था, तो अंग्रेजों के चक्कर में राजाओं ने भूमि बंदोबस्त करवा लिए। क्या करवा लिए थे? और भूमि बंदोबस्त के अंदर वो जो नाप दिया और नाप के टैक्स लेने लगे, नाप के टैक्स लेने लगे तो किसानों ज्यादा टैक्स लिया। यहां पे अभी तक लाटाकुंता थी, लाटाकुंता थी, इसलिए भूमि बंदोबस्त यहां पर हुआ नहीं था। तो लाटाकुंता में ज्यादा टैक्स जा रहा है, तो शोषण अपने आप में ज्यादा कहां होगा? जागीर में। जागीर में होगा तो आंदोलन भी ज्यादा कहां पर होंगे? जागीर। भाई जो दुखी ज्यादा होंगे वही तो आंदोलन करेंगे। तो लिखो, हमारे अधिकांश किसान आंदोलन, मोस्ट ऑफ अवर पीजेंट मूवमेंट्स, हमारे अधिकांश किसान आंदोलन, मोस्ट ऑफ अवर पीजेंट मूवमेंट्स जागीरी क्षेत्रों में हुए थे, वर कंडक्टेड इन जागीरी एरियाज, जागीरी क्षेत्रों में हुए थे, वर कंडक्टेड इन जागीरी एरियाज, जागीरी क्षेत्रों में हुए थे, वर कंडक्टेड इन जागीरी एरियाज, क्योंकि इनमें किसानों पर तिहरा नियंत्रण था, क्योंकि यहां किसानों पर तिहरा नियंत्रण था, या इनमें किसानों पर तिहरा नियंत्रण था, बिकॉज फार्मर्स फेस्ड ट्रिपल कंट्रोल इन इट, फार्मर फेस्ड ट्रिपल कंट्रोल इन इट, किसानों पर तिहरा नियंत्रण था, क्योंकि इनमें किसानों पर तिहरा नियंत्रण था, फार्मर्स फेस्ड ट्रिपल कंट्रोल इन इट, तथा इन क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त भी नहीं हो पाए थे। लैंड सेटलमेंट was not conducted in these areas, and land settlement was not conducted in these areas, तथा इन क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त भी नहीं हो पाए थे। लैंड सेटलमेंट was not conducted in these areas, इन क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त भी। एक और देखिए आप, अपने इतने लंबे आंदोलन चले, एक छोड़ दो, मेव किसान आंदोलन। कौन सा छोड़ दो? बाकी सारे अहिंसक है, नॉन वायलेंट है ना, किसानों ने किसी प्रकार के बाटे नहीं मारे। हो सकता है सरकार की तरफ से फायरिंग वगैरह हो गई हो, लेकिन जनता हमेशा गांधीवादी तरीकों पे रही। जनता ने वापस सरकार को पत्थर मारने का काम, मेव में जरूर अपने लिखा था बाकायदा कि आंदोलन हिंसक हो गया था और सब, लेकिन बाकी किसी भी जगह इस प्रकार का ना तो वायलेंट था, ना वो क्या था, कम्युनल था। तो हम कह सकते हैं हमारे अधिकांश किसान आंदोलन अहिंसक थे। देख लो, हमारे किसान आंदोलन अहिंसक थे। अवर पीजेंट मूवमेंट्स फॉर नॉन वायलेंट, हमारे किसान आंदोलन अहिंसक थे। अवर पीजेंट मूवमेंट्स फॉर नॉन वायलेंट, हमारे किसान आंदोलन अहिंसक थे। अवर पीजेंट मूवमेंट्स फॉर नॉन वायलेंट। अपवाद लिख लो, अपवाद मेव किसान आंदोलन, एक्सेप्शन मेव पीजेंट मूवमेंट, अपवाद मेव किसान आंदोलन, एक्सेप्शन मेव पीजेंट मूवमेंट। एक देखो, अपने जितने आंदोलन पढ़ रहे थे, मैं बार बार आपसे पूछ रहा था कि बिजोलिया बेगू में कौन से किसान थे कि धाकड़, बूंदी में कौन से किसान थे गुर्जर, नेमुचना में कौन से किसान थे राजपूत, मेव में कौन से किसान थे मेव, शेखावाटी वाले में कौन से किसान थे जाट, मेवाड़ के खालसा में कौन से किसान थे। सब जगह जातियों का नाम ले रहे थे, क्योंकि शुरुआती आंदोलन शुरू जातीय संगठनों द्वारा किए गए। किसके द्वारा किए गए? जो कास्ट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया। देखो, मैंने एक बात बोली बीच में कि विजय सिंह पथिक जब 1915 में आए, उन्होंने किसानों से पूछा कि तुम्हारा कोई संगठन है क्या? उन्होंने कहा धाकड़ किसान पंचायत है।
कौन सा हमारा? तो उनका क्या काम करता है कि जात से बाहर करने का काम करता है कि जो भी हमारे आंदोलन में नहीं आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? गांव में नहीं कहते न्यात बार कर दिया, तो न्यात बार करने का मतलब ये था। तो जातीय संगठनों द्वारा प्रारंभ किए गए। इसका पॉजिटिव पक्ष ये रहा कि जाति भारत में एक वो संगठन है जिसकी बातें लोगों को माननी ही पड़ती है। कि यदि किसी किसान ने कहा कि मैं आंदोलन में नहीं आऊंगा, तो उसने कहा ठीक है, तो तेरे बेटे बेटी की शादी होगी नहीं, हम तेरे में रिश्ते नहीं करेंगे। तो बंदे को लगता है कुंवारे मर जाएंगे टाबर, तो अपने कम से कम चले। ये कहा हुक्का पानी बंद है, आज के बाद तेरे साथ किसी प्रकार का व्यवहार हमारे द्वारा रखा नहीं। तो लोग फिर आंदोलन के अंदर शामिल हो जाते। डर था जातीय संगठनों का, इसलिए आंदोलन किसके माध्यम से चलाए गए? जातीय। इसलिए आप और देखो, अलवरवाड़े में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, यहाँ पे जाट क्षत्रिय महासभा है ना, जातीय संगठन ही जो सारे के सारे। क्या देखो, देखो जातीय संगठनों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया था। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जातीय संगठनों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिया था। कास्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स, कास्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जातीय संगठनों ने किसान आंदोलनों को समर्थन दिए थे। जैसे लिख लो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, एक आधा कोई नाम लिख लो। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। कौन सा लिखा? जैसे आप दूसरा कोई लिख लेना, एक आधा नाम, धाकड़ किसान पंचायत लिख लेना, जाट रीजनल महासभा, एक आधा कोई नाम उठा के लिख लेना आप। तो दूसरा एक बड़ा और देखो, अपने किसान आंदोलनों के सबसे बड़े नेता थे विजय सिंह पथिक, यूपी के थे। कहां के थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में आए थे हरिभाऊ उपाध्याय, मध्य प्रदेश के थे। कहां के थे? मेयो किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे यासीन खान, गुड़गांव के थे। कहां के थे? इसका मतलब हमारे किसान आंदोलनों में बाहर वाले नेतागिरी कर गए। हमारे किसान आंदोलन आउटसाइडर द्वारा चलाए गए। किसके द्वारा चलाए गए? देखो, हमारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व बाहरी नेताओं द्वारा किया गया। अवर पीजेंट मूवमेंट्स वर लेड बाय आउटसाइडर्स। हमारे किसान आंदोलनों का नेतृत्व बाहरी नेताओं द्वारा किया गया था। अवर पीजेंट मूवमेंट्स वर लेड बाय आउटसाइडर्स। बाहरी नेताओं द्वारा किया गया था। वर लेड बाय आउटसाइडर्स, बाहरी नेताओं द्वारा किया गया था। जैसे नाम लिख लो, जैसे विजय सिंह पथिक, कोष्टक में लिख दो यूपी, ताकि याद भी रहेगा कौन कौन कहां कहां से। विजय सिंह पथिक यूपी, हरिभाऊ उपाध्याय एमपी, यासीन खान गुरुग्राम। गुड़गांव को आजकल गुरुग्राम बोलने लग गए ना। विजय सिंह पथिक यूपी, हरिभाऊ उपाध्याय एमपी, यासीन खान गुरुग्राम। क्यों नहीं लिख रहा? जैसे विजय सिंह पथिक तेरे को लिखना नहीं आता, लिख विजय सिंह पथिक। पथिक नहीं लिखना था तेरे को है? ठीक ही मात्रा है ये है। मैं पीछे हो खड़ा होकर बोली पथिक पैर है, नहीं लिखेगा क्यों है? कैसे चलेगा ऐसे? फिर याद कैसे करेगा घर पे जाके? अच्छा ये रफ है, तू घर पे जाके फेर करता है, इस पे खुद के थप्पड़ मार। प्लीज ऐसा मत किया करो। यहां पे रफ में लिखना और घर में फेर करना समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं। स्टूडेंट के इसके पीछे दो लॉजिक होते हैं। एक लॉजिक तो ये होता है कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाता है। तो एक काम करिए, एक दिन कोचिंग मत आइए और उस दिन के जो नोट्स है उनको 4 बार लिख लीजिए और याद करके दिखा दीजिए। याद केवल इसलिए है क्योंकि आप क्लास में बैठे हैं। याद इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 2 घंटे तक तन्मयता से बोर्ड की तरफ देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, इसलिए याद हो रहा है। वरना याद, मैं कहता हूं 2 दिन बंक मार लो और वो चीजें कभी जिंदगी में याद करके सुना देना। जितनी बाकी चीजें याद होती है वो चीजें वैसे याद कभी नहीं होगी आपके। आपके मन में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा क्या ढंग से याद अपने को नहीं। फिर दूसरा लॉजिक स्टूडेंट ये देता है कि सर घर पे जाके दोबारा लिखूंगा तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी। अल्लाह रहम करे, जब 22-23 साल की उम्र में राइटिंग ना सुधरी
अब सुधरने के दूसरे चांस है। फिर मैं हमेशा कहता हूं कि वो लोग राजी हुआ कीजिए जिनकी राइटिंग खराब है, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। मैंने उन लोगों के ज्यादा नंबर आते हुए देखे हैं जिनकी राइटिंग खराब है, क्योंकि उन वाली, इसका मतलब आपकी ज्यादातर की खराब ही है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं समझ में आता कि आपने क्या लिखा है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट नाम की चीज होती है, मुझे लगा ठीक ही लिखा ही होगा। इसलिए मैंने मेरे आसपास वालों के हमेशा देखी कि राइटिंग बेहद खराब थी और फिर भी इनके सिलेक्शन हुए। तो राइटिंग तो कम से कम इस मामले में मायने नहीं रखती। और फिर राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो रीडेबल हो, कि दूसरा कोई पढ़ सके। इतनी खराब थोड़ी है, ये थोड़ी है कि आप घर पे ले जाकर बाद में खुद देखते हो क्या लिख लाया। ये जो स्वर्ण अक्षर लिखे हैं क्या, ऐसा नहीं होता ना, है ना। मारवाड़ी की कहावत है कि आला पड़ी जन आप हूं, सूखा पड़ी जन कोई के बाप हूं। मतलब आले आले गिले गिले थे तब तो खुद से ही नहीं पढ़े गए, और सूखने के बाद तो किसी का बाप नहीं पढ़ पाया उस। इतनी खराब तो नहीं है ना। तो प्लीज मत किया कीजिए, यहां पे लिखा कीजिए, जैसी लिखी जाए जो लिखी जाए यहां पे लिखा कीजिए। हाँ, कईयों के बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर आप जल्दी जल्दी बोलते हो, हम आपके साथ नहीं लिख पाते। खड़े हो जाइए आप क्लास में, जहां आपको लगे कि ये लाइन नहीं लिख पाए, आप 4 बार बोलेंगे, मैं 4 बार उसको दोबारा बोलूंगा। रोया बिना माई दूध गुन प्यावे, है ना। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है, मैं क्या करता हूं भाई, आप नोटिस करना कभी, मैं हिंदी की लाइन को 3 बार बोलता हूं, अंग्रेजी की लाइन को 3 बार। मुझे ऐसा लगता है 6 बार में तो स्टूडेंट लिख लेता है। फिर मेरा दूसरा आइडिया रहता है कि जो आगे बच्चे बैठते हैं मैं इनकी कॉपियां देखता रहता हूं। मुझे लगता है इस बच्चे ने यदि हिंदी में लिख लिया तो बाकी हिंदी वालों ने भी लिख लिया होगा, इस बच्चे ने यदि इंग्लिश में लिख लिया तो बाकियों ने भी इंग्लिश में लिख लिया। तो मेरा आइडिया रहता है। फिर भी आप पीछे रह जाओ, आप तो खड़े हो जाया करो, सर इस लाइन को रिपीट करो, मैं उस लाइन को रिपीट कर दूंगा। पर ये कोई बात नहीं, अपनी क्लास 5 मिनट कम लिखवा लूंगा मैं, क्लास 2 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। पर यदि आप ये करते हो कि आप घर पे जाके वापस इनको लिखते हो, ये कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है। मेरे तो ये भी कभी नहीं समझ में आया कि स्टूडेंट कहता है कि पहले मैं यहां लिखवाता हूं, है ना, अच्छे से लिखवा दिए, स्टूडेंट घर पे जाके इनको याद कर लेता है, फिर मेरे को कहता है सर शॉर्ट नोट्स बनाऊं। ये शॉर्ट है, लॉन्ग बुक होती है। लॉन्ग क्या होती है, वो मैंने शॉर्ट करके लिखा दिया आपको, तो अब और क्या शॉर्ट घुसोगे इसमें। फिर मैं और बताऊं, यदि मैं जब विद्यार्थी था ना, मैं मेरा जब देखता हूं कि मैं क्लास में बैठता था कैसे लिखता है, मेरे साथ वाले कैसे लिखते थे। आपका मैं एक बड़ा यूं नोटिस करता हूं हमेशा कि आप में आजकल पिछले 4-5 साल में आप बच्चों में ये डिक्लाइन जरूर हुआ है, आप पूरी पूरी लाइनें लिखते हो। जैसे मेरा कोई हिस्ट्री का रजिस्टर उठा के पढ़ ले कि भाई मैं जब पढ़ा करता, दिलीप सर जब लिखवाया करते, तो ऐसे मान लो बिजोली आंदोलन लिख रहा हूं, और बिजोली आंदोलन में मैंने लिखा सेकंड चरण, है ना, दिस यहां से लेके यहां तक है कि मैंने बता दिया भाई कि ये लिख लिया, ये सर ने लिखवा दिया। अब पहली लाइन में बोलता हूं, और पहले लाइन में मैंने बोला कि साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। आप पूरा लिखते हो, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। मैं जब लिखा करता, मैं केवल इतना ही लिख लेता उसको, मैं इधर लिखता साधु सीताराम दास, फिर आगे लिखता सलाह, फिर आगे लिख लेता पथिक जी। आंदोलन में जुड़ेंगे और नाचने से तो रहे, और तो क्या करेंगे। फिर सर अगला लिखवाते कि 1917 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। अपने इसी के नीचे लिखते ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917, ये हरियाली अमावस्या के दिन हुआ था, अपने इसी में लिख लेते। जो भी बात होती सर लिखवाते। 1941 में वी राघवाचार्य और मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया, आपने खाली इतना लिखा 1941, यहां पे लिखा वी राघवाचारी, यहां पे लिखा मोहन सिंह मेहता, आगे लिख लिया समझौता। किसान आंदोलन चल रहा है तो किसानों से ही होगा समझौता, और तो किससे होगा समझौता, अपने आप ही अपने समझ में आई जाएगी बात। कोई लाइन लिखी, पुलिस अधिकारी छाजू सिंह ने किसानों पर फायरिंग कर दी, आपने खाली इतना ही लिखा छाजू सिंह, आगे लिखा फायरिंग 156 शहीद, इसी के नीचे लिखा यंग इंडिया, आगे इसी में लिख लिया दोहरी डायर साई, इसी के नीचे एक तीर और लगाया रियासत जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी में आगे लिखा तरुण राजस्थान सचित्र,
इतना मेरे को कॉन्फिडेंस था कि यदि मैं क्लास सर की क्लास में बैठ के सुन के गया हूं 2 घंटे तो मुझे इसे समझ आ जाएगा। इसलिए मेरे साथ कई बार ऐसा होता था, मैं क्लास में ठीक था, पढ़ने में ठीक था, टेस्ट में नंबर अच्छे आते, आंसर अच्छे देता, तो कई बार कोई साथी एब्सेंट रहता तो दूसरे दिन मुझे आके कहता कि तेरी कॉपी दे दे भाई यार, मेरे को उतारना है। ले जा, फिर वो 2-1 मिनट कॉपी दे कहता रख ले, क्योंकि ये उसी के समझ में आएगा जो क्लास में बैठा है। यदि कोई क्लास में ना बैठा तो उसको क्या पता कि साधु सिंह 156 शहीद क्या है। साधु सिंह 156 शहीदों में से एक है, साधु सिंह ने शहीद कर दी। नहीं समझ में आ रहा ना? तो इससे 2 फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि शॉर्ट नोट्स अपने आप तैयार हो जाएंगे, दूसरा आपकी कॉपी कोई नहीं ले जा सकता। इससे होता क्या था, मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि सर की आदत थी, सर पूरी लाइन बोलते, जैसे आज मैं जो बोल रहा हूं एग्जैक्टली सर ऐसा बोलते, सर बोलते पूरा। विजय सिंह पथिक दूसरे चरण में साधु सीताराम दास के कहने पर आंदोलन से जुड़ते हैं। मैं खाली इतना कर लेता, विजय सिंह पथिक बस लिख लिया था, नेता विजय सिंह पथिक, क्वेश्चन लिख लेता सलाह साधु सीताराम दास। फिर सर उस लाइन को 4 बार बोलते, हिंदी में अंग्रेजी में, हिंदी में अंग्रेजी में, तब तक मैं बैठा बैठा उसको याद करता कि दूसरे चरण के नेता विजय सिंह पथिक है। इसलिए मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कोचिंग की बातें घर पे जाके 1 घंटे से ज्यादा पढ़ी है। 2 घंटे वाली क्लास मेरी हमेशा 1 घंटे में वापस रिवीजन हो गई, क्योंकि मैं आप बच्चों को जब देखता हूं तो आप मुझे क्या कहते हो कि सर आप जो 2 घंटे पढ़ाते हो इसमें 2 घंटे तो कम से कम लगते ही है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान केवल और केवल नोट्स बनाने पे है, आप इसके अलावा कुछ भी नहीं करते। इसलिए मैं देखता हूं कि ये कितना खराब चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने लिखवाया कि 1941 में वीर राघवाचार्य तथा मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से किसानों के साथ समझौता हुआ। स्टूडेंट इतना लिख लेता है 1941 में वीर राघवाचार्य तथा मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से किसानों से समझौता, फिर बैठा रहता है। मैं इंग्लिश बोलता रहता हूं, वापस मेरी तरफ देखता है, मैं वापस इंग्लिश की लाइन रिपीट कर देता हूं, वापस मेरी तरफ देखता है। फिर मैं कई बार बीच में इतनी लाइन बोल के छोड़ देता हूं 1941 में वीर राघवाचार्य तथा मोहन सिंह मेहता ने, वो फिर एक बार नीचे जाता, फिर देखता आगे तो नहीं आया सर, उसे हुआ नहीं लिखा जाता। वो इतना मेरे पर निर्भर है कि वो लाइन दोबारा खुद भी पढ़ के नहीं देख रहा कि इसमें हुआ ही तो लिखना है, क्या लिखना है, किया लिख लूं, हुआ लिख लूं, हो गया लिख लूं, करवा दिया लिख लूं, क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब अभी तक स्टूडेंट को वर्ब पकड़नी भी नहीं है कि वर्ब क्या लगाते हैं। सेंटेंस फ्रेमिंग तो खुद की ही होनी चाहिए। मैं तो और बच्चों को कहता हूं हमेशा, हालांकि आप कर नहीं पाओगे पर यदि कर पाओ तो, कि जैसे मैं राजा महाराजाओं वाली हिस्ट्री पढ़ाता हूं, इसमें आप वाले में शुरू कर दिया, कई बार राजा वाला पोर्शन शुरू कर लेते हैं। तो फिक्स सेंटेंस है, अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया, या किसी दूसरे का लिखा था, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब की सेना को हरा दिया। स्टूडेंट सेम लाइन चिपकाता है। टीचर के लिए जरूरी है कि वो एक जैसे शब्दों का प्रयोग करे, बार बार अलग अलग शब्दों का प्रयोग ना करे, वरना बच्चे को शब्द समझाने पड़ जाएंगे। और मेरा काम हिस्ट्री समझाना, हिंदी समझाना तो नहीं, फिर मैं हिंदी का टीचर बन के रह जाऊंगा कि मैं उसका अर्थ बताऊं। मैं जब था तो मैं ये करता था कि सर ने एक बार लिखवाया कि अकबर ने हेमू को हरा दिया था, लिख लिया आपने, अकबर ने हेमू को हरा दिया था। कभी को दूसरी लाइन आई और दूसरी लाइन के अंदर आया कि अकबर ने उदय सिंह को हरा दिया था। मैंने उस बार लिखा कि पराजित कर दिया था, नहीं लिखा हरा दिया। मैं जानता था यार सर की मजबूरी है कि इनको बार बार एक शब्द बोलना पड़ रहा है, मुझे तो आता है ना हरा देने को, और क्या कहते हैं। अगली बार तीसरी बार कोई शब्द आया कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, आपने लिखा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शिकस्त दी, परास्त किया, मात दी, नेस्तनाबूद किया। 5 पर्यायवाची तो याद हुए। सर ने एक बार लिखवाया मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। अगली बार जब सर ने कोई दूसरा लिखवाया कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया, आपने लिखा हमला किया। क्यों लिखा जाए आक्रमण किया? तो आप केवल, और आप और नोटिस करना, मैं किसी भी लाइन को समझाने से पहले या तो बोर्ड पे लिख के समझाता हूं, सॉरी लिखवाने से पहले, या बोल के समझाता हूं। इसका मतलब चीज आपके समझ में तो आ गई। अब मैं कहता हूं अब लिख लो, यही करता हूं। ऐसा कभी नहीं किया होगा मैंने कि मैंने कहा चलो लिखना शुरू हो जाओ। पहले मैं भले 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए समझाऊं, पर मैं बताता हूं यार ऐसी ऐसी बात है, ये मैं लिखवाने जा रहा हूं। आपके समझ में आ गई? कोशिश क्या करेंगे, सेंटेंस अपने दिमाग में फ्रेम करें और अपने हिसाब से लिख लें। इसमें मास्टर का कोई लेना देना नहीं। पर आपके साथ वो भयंकर दिक्कत है कि आप वो अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण, फिर आप मेरे सर आक्रमण के बाद, कई बार तो मेरा ये तक किया हुआ है कि जब आगे वाले स्टूडेंट को मैं देखता हूं कि ये नहीं लिख रहा, मैंने लिखवा दिया, मैं अकबर ने चित्तौड़ पर, आगे लिखता चित्तौड़ पर इतना लिख लिया, फिर मैं आगे नहीं बोलता।
फिर मैं वापस इंग्लिश वाली बोल ले जाता हूँ, अकबर अटैक डाउन चित्तौड़, वापस आता हूँ अकबर ने चित्तौड़ पर, वो आगे जाता, फिर मैं नहीं बोलता, उसको देख के चुप रह जाता हूँ। आक्रमण, वो आक्रमण लिख देता है, किया, मैं वापस नहीं बोलता। फिर तीसरी लाइन में आता हूँ, मैं जल्दी में बोलता हूँ, अकबर ने चित्तौड़ पर रोटियां बनाई, वो लिखता रोटियां। सर रोटियां कैसे बनाई? आक्रमण किया था तो लिख लेता। तुझे पता ना रोटियां तो नहीं बनाई, या तो मेरी मानता तो रोटियां बनाना लिख, और यदि तुझे पता आक्रमण किया तो खुद ही लिख ले। फिर मेरी तरफ तू भाई 35 सेकंड से देख क्यों रहा है, कम से कम ये तो बचा। पर फिर स्टूडेंट को, फिर कई बार मुझे चेहरे देख के लगता है स्टूडेंट ये कहना चाहता है कि सर फीस दिए, फीस झकमरा के लिखाना पड़ेगा, तुम बोलेगा, बार बार बोलेगा, और जब तक नहीं बोलेगा हम तेरे मुंह से सुनना चाहेंगे। भाई साहब पैसे फेंके हैं, पैसे नाच, ये सारे काम करने पड़े। थोड़ा सा सेंस डेवलप कीजिए, थोड़ा लिखा कीजिए, ऐसे नहीं ना, तो कल से रफ नहीं, फेर होनी चाहिए अपने कॉपी, है ना। चलो क्या लिखा है? तो हरिभाऊ उपाध्याय कहां के थे? एमपी। और यासीन खान कहां के थे? मैं आप और नोटिस करना, मैं सारे नाम बोर्ड पे लिखता हूं, पर मैंने विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, यासीन खान इसलिए नहीं लिखे कि मैंने 3 बार पहले लिख लिए, और मुझे लगता है अब विजय सिंह पथिक मैं बोर्ड पे क्यों लिखूं जब इसकी कॉपी में लिखा हुआ है। फिर भी स्टूडेंट बोर्ड पे देखता है लिख तो विजय सिंह नहीं लिखा, तूने ऐसे कैसे कर सकता है यार। फिर मुझे कई बार देख लगता है लिखी दो, फिर अगला लिखो इसके बाद। एक बड़ा और देखो, किसान आंदोलन है तो समस्या किसकी? किसानों की। लेकिन अपने यहां पे व्यापारी भी साथ में थे। कौन साथ में थे? वरना व्यापारी का किसान आंदोलन से सीधा सीधा कोई भी लेना देना, पर व्यापारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। 2 बड़े नाम, जमनालाल बजाज सेठ है। मैं हमेशा कहता हूं कि जमनालाल बजाज के सामने मूंग और मोठ रख दिए जाएं तो समझ में नहीं आए मूंग कौन सा है, मोठ कौन सा है। मूंग और मोठ 2 फसलें होती है। कई टावरों को लगता है सर समझ में तो हमें भी नहीं आए, आप क्या बोल गए ये भी नहीं समझ में आया, है ना। 2 अलग अलग फसलें होती है भाई, मूंग अलग होता है, मोठ। सेठ आदमी थे यार, उनको मूंग और मोठ से क्या मतलब था। मैं तो कहता हूं राई तारामीरा रख दें तो ही नहीं पल्ले पड़े कि राई कौन सी है, तारामीरा कौन सा है। या खेत में ले जा खड़ा कर दे कि सरसों कौन सी है, तारामीरा कौन सा, तो नहीं समझ में आए। लेकिन उसके बावजूद वो नेता थे। रामनारायण चौधरी सेठ थे, बाणीय थे, बहुत भयंकर पैसे वाले थे, सब जगह नेतागिरी कर गए। तो लिखो, व्यापारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। मर्चेंट्स सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। व्यापारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। मर्चेंट्स सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। व्यापारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। मर्चेंट्स सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जैसे एग्जांपल लिखो, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। जमनालाल बजाज और रामनारायण चौधरी। कौन कौन नाम बताओ? देखिए दो। एक बीच में जब मैं बातें कर रहा था मैंने एक और बात कही थी कि आर्य समाज अपने किसान आंदोलनों का सपोर्ट करता है और इसीलिए शेखावटी की महिलाओं के अंदर चेतना दिखाई देती है। बताया था, लिख लो। किसान आंदोलनों के दौरान ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों के दौरान ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स आर्य समाज ने किसानों में सामाजिक सुधार किए थे। आर्य समाज ने किसानों में सामाजिक सुधार किए थे। आर्य समाज मेड सोशल रिफॉर्म्स इन फार्मर्स। आर्य समाज ने किसानों में सामाजिक सुधार किए थे। आर्य समाज मेड सोशल रिफॉर्म्स इन फार्मर्स। किसानों में सामाजिक सुधार किए थे। अच्छा एक बात और कि जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो हमें लगता है मुद्दा आर्थिक है, इकोनॉमिक मुद्दा ना, पैसे टक्के का मामला। भाई किसानों की मांग किससे संबंधित हो? खेती। खेती का मामला किससे संबंधित? सीधा सीधा पैसे टक्के का मामला। पर हमारे किसानों ने आर्थिक बातें तो की, साथ में राजनीतिक और सामाजिक असमानता का भी विरोध किया। कौन सी असमानता का विरोध किया? उन्होंने कहा भाई राजनीतिक रूप से भी हमारे पास अधिकार नहीं, ये बात गलत है, और सामाजिक रूप से भी हमारे पास अधिकार नहीं, ये बात गलत है। किसान आंदोलन में होना केवल क्या चाहिए, लेकिन हमारे किसानों ने कौन सी असमानता का विरोध किया कि ये जो इनइक्विलिटी दिखाई दे रही है ये भी हमारे समाज के अंदर होनी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि किसानों ने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक असमानता का भी विरोध किया। देख लो, किसानों ने आर्थिक के साथ साथ
राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। फार्मर्स अपोज्ड सोशियो पॉलिटिकल इनइक्विलिटी अलोंग विथ इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इनइक्विलिटी अलोंग विथ इकोनॉमिक। किसानों ने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। फार्मर्स अपोज्ड सोशियो पॉलिटिकल इनइक्विलिटी अलोंग विथ इकोनॉमिक, आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक व सामाजिक असमानता का भी विरोध किया था। एक घिसी पिटी बात वो लिखनी है, महिलाएं शामिल थी, लिखो। आंदोलनों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट मूवमेंट्स, आंदोलनों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट मूवमेंट्स। आंदोलनों में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो ज्वाइंट मूवमेंट्स। एक ये भी राजनीतिक संगठन अपने समर्थन में आए थे, मैंने नाम बताया था, राजस्थान सेवा संघ, है ना, राजपूताना मध्य, सब जगह थे। देख लो बूंदी वाले में भी राजस्थान सेवा संघ था ही, सब जगह ही थे। देखो राजनीतिक संगठनों ने किसान आंदोलनों का समर्थन किया था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। राजनीतिक संगठनों ने किसान आंदोलनों का समर्थन किया था। सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सपोर्टेड पीजेंट मूवमेंट्स। जैसे नाम लिख लो, राजस्थान सेवा संघ तो एक बड़ा संगठन था, लाइक राजस्थान सेवा संघ। एक पेज भर गया, 7-8 पॉइंट तो हो गए, 9, वाह ठीक। और कोई बता दो आपको कुछ लगता। हाँ, रिलीजियस इवेंट्स, ठीक है, ये लिख लेंगे कि हमारे भाई ज्यादातर जो ये थे ये कोई मेले और त्योहार का वेट कर ही रहे थे। बसंत पंचमी के दिन किया, बेरुकुंड के ऊपर वहां ना हरियाणा, ठीक है, अच्छा पॉइंट। हाँ, अरे भाई एक बोलने दो जो खड़ा है। हाँ, रिजल्ट में बता रहे हो तुम, हाँ ठीक। कांग्रेस मासेस की पार्टी थी, ठीक है। अपने यहाँ कुछ नहीं था, नहीं तो अपने कांग्रेस को सपोर्ट मिला। कांग्रेस भारत की पार्टी थी, अपने यहाँ की पार्टी नहीं थी, तो कांग्रेस को अपने यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। नहीं, यहाँ पर अपने कम्युनिस्ट मूवमेंट हुए भारत में। हुआ तो अपने राजस्थान पढ़ रहे हैं ना भाई, राजस्थान के किसानों में कोई कम्युनिस्ट क्रांति नहीं हुई, विचारधारा नहीं आई, नहीं कोई विचारधारा नहीं थी अपने कम्युनिस्ट विचारधारा, इसलिए अपने कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं, आज दिन तक ही नहीं है। ये तो मैं राजस्थान के बारे में हमेशा कहता हूं कि अपने यहां कम्युनिज्म आ ही नहीं पाया है। तो उनका राजस्थान से कोई लगाव नहीं था भाई। मैं कहता हूं नॉर्थ इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति का बड़ा केंद्र कानपुर था, कम्युनिस्ट क्रांति नॉर्थ इंडिया के अंदर हुई, पर राजस्थान इंक्लूड नहीं है उसमें। मैं सब कह दिया, पर राजस्थान के फार्मर्स ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। अपने तो राजस्थान के पढ़ रहे हैं ना। हाँ, और कौन बता, बोल से भी वाला, बोल से भी वाला था, लिखो तो लिख लो, बोले वो सब जगह चिपकाया जा सकता है, लिख लो। हाँ, क्या रिजल्ट में लिखा तो यार। हाँ हाँ, सामाजिक असमानता का, अच्छा, वो समाज के अंदर राजा के पास पावर ज्यादा, सामंत के पास में उससे कम, और किसानों के पास में और कम। लेयर है ना समाज में, तो उस लेयर का भी विरोध कर रहे थे भाई, सामंत के पास पावर ज्यादा क्यों, हमारे पास पावर कम कैसे है भाई। राजनीतिक का तो मतलब है सारी पावर राजा के पास ही है, शासन करने के सारे अधिकार राजा के पास है, क्या जनता के लोग हैं। सामाजिक का मतलब यह है कि समाज में किसान नीचे है, सामंत उससे ऊपर है। चल, अभी लिखा तो है परिणाम में। हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट चर्चा एक आंदोलन की,
एक आंदोलन, सारी की नहीं। हाँ हाँ हाँ, एक आंदोलन में, एक आंदोलन में। हाँ, वहां तक बात पहुंचाने में कामयाब रहे, बाकी वाले पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। भाई बिजोलिया वाले वहां तक कांटेक्ट नहीं कर पाए, पर दिल्ली में दंगे हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उस पर बोला, बाकी जगह के दंगे पे तो नहीं बोला, उसके संज्ञान में आया, तो हम संज्ञान में नहीं पहुंचा पाए तो नहीं आया। बातें तो जब आप पहुंचाओगे तभी आ पाएगी आपकी वहां पर। लिखो। हाँ हाँ, आर्य समाज की, भाई आर्य समाज अपने यहाँ पे सामाजिक सुधार कर रहा था, और सामाजिक सुधार की वजह से महिलाओं से संबंधित कुरीतियां खूब सारी समाप्त हुई थी। इसलिए शेखावाटी में, मारवाड़ में, बीकानेर में, इन सब जगह पे महिलाएं आंदोलनों में खूब शामिल आई थी। ये आर्य समाज का नतीजा है। हाँ हाँ, अब नहीं दे रहे थे, अब किसानों के साथ भी थे। है? नहीं, जमनालाल बजाज, भाई गांधी जी आ गए थे ना, गांधी जी के आने के बाद में अलग अलग विचारधारा के लोग आंदोलन से जुड़ने लग गए, तो जमनालाल बजाज सब गांधी जी के भगत थे, तो इधर भी आए साथ में। हम्म, बस लिखा है ना यार परिणाम में, इसका मतलब तू मेरी बात ही नहीं सुनता। हाँ हाँ, अरे परिणाम का पहला पॉइंट यही है, और फिर राजनीतिक असमानता के विरोध का मतलब यही है जो तुम बोल रहे हो। लिख लो एक बात, ये लिख लो, इन्होंने जो बोली बीच में वो लिख लो। हाँ, ओनली वन, सारे नहीं। हाँ हाँ, तो हम बिजोलिया आंदोलन का महत्व पढ़ रहे हैं, राजस्थान के आंदोलनों का महत्व पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली बात, बिजोलिया में ये बात नहीं लिखवाई जो आपने बोली। लिखो, एक एक इसमें विशेषताओं में एक और लिख लो। लिख लो, किसान आंदोलनों के दौरान, ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स, किसान आंदोलनों के दौरान, ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट्स, मेले त्योहारों आदि के दिन पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे या बैठकें आयोजित की गई थी। मेले त्योहारों आदि के दिन पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। सेशंस या कॉन्फ्रेंसेस वर कंडक्टेड ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स या ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ये लिख लो। लिख, मेले त्योहारों आदि के, क्या लिखे हिंदी में, क्या लाइन लिखे, मेले त्योहारों आदि के दिन पर अधिवेशन आयोजित किए गए थे। सेशंस वर कंडक्टेड ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। एक लाइन और लिख लो, बोल्शेविक क्रांति वाली लाइन लिख लो। हमारे किसान आंदोलनों पर बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव था। आवर प्रेजेंट मूवमेंट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। हमारे किसान आंदोलनों पर बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव था। आवर प्रेजेंट मूवमेंट्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, बोल्शेविक क्रांति का प्रभाव। ठीक है, अब अपने जनजातीय में आ जाओ। क्या पढ़ लिया था जनजातीय में, बताओ देखे। पहला कौन सा शुरू किया था, भगत। भगत आंदोलन में क्या क्या बातें लिखी, तो ये पढ़ा कि कौन से क्षेत्र में होता वागड़, कौन सी जनजाति द्वारा किया गया भील, नेता कौन कौन थे, गोविंद गुरु और सुरजी भगत। फिर गोविंद गुरु के बारे में दो बातें बताई थी कि उनका जन्म कहां पर हुआ था, वेदसा, कौन से परिवार में हुआ, कौन से परिवार में, इतना ही बताया था। बंजारे कौन होते हैं, अब मैं वापस आता हूं। देखो, अभी हम आर्य समाज की बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई आर्य समाज क्या कर रहा था, समाज सुधार। आर्य समाज एक बात पर और बल दे रहा था, मैंने 57 की क्रांति पढ़ाई तब भी बताया था कि ईसाई मिशनरी अपने यहां पर धर्मांतरण करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे, धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, धर्म चेंज करवा रहे थे, और उसका भारत की जनता क्या कर रही थी, विरोध। तो आर्य समाज ने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नाम था शुद्धि। क्या नाम था, वे लोग जो ईसाई बन गए उनको शुद्ध करके वापस हिंदू बनाओ। वे लोग जो ईसाई बन गए उनको शुद्ध करके वापस क्या बनाओ। अच्छा, ये धर्मांतरण वाली जो बातें थी आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा थी। कहां पर ज्यादा थी, क्यों, कारण था कि आदिवासी जो थे उनके रीति रिवाज बाकी जनता से अलग थे।
उनके जो भगवान थे वो बाकी जनता से अलग, तो बाकी जनता से ज्यादा कांटेक्ट उनका था नहीं। तो वहां पे जाके कोई ईसाई मिशनरी थोड़े दिन तक ढंग के काम करता। काम कैसे? हालांकि मुझे अच्छा तो बड़ा लगता है कि यार ये हम नहीं कर पाए, कोई दूसरा आदमी यहाँ के करके चला गया, कि एक अंग्रेज, गोरा चिट्टा अंग्रेज, डॉक्टर एमबीबीएस किया हुआ बंदा, वहां से आता, लंदन से आता, अपने छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, डूंगरपुर के, बांसवाड़ा के जंगलों में आके रहता, वहां जो आदिवासी रहते हैं उनको फ्री में दवाइयां बांटता, वहीं रहता, उनके बीच में रहता, उनको फ्री में, किसी के लग गई, छोटी मोटी लग गई, मरहम पट्टियां कर दी उनकी, छोटा मोटा वायरल आया उनको दवाई दे दी। अब अपने बीच में भी कोई आदमी आके फ्री में काम करे, अपना उसके प्रति एक कनेक्शन तो होगा ना। अब लोगों ने जाके पूछा उससे, अरे हो कौन आप यार ठीक काम कर रहे हो, हमारे बीच में आके, हमारे जैसे दिखते भी नहीं हो, अलग प्रकार के हो, और फिर हमारे बीच में आके काम करते हो। और उस बंदे ने कहा कि मुझे तो ईसा मसीह ने भेजा है। किसने भेजा है? जीसस। जीसस भेजने वाले हैं, वो सब करवाने वाले, सब हम जीसस की संतान है। जीसस ने कहा कि मेरी कुछ संतान तंग हो रही है, तुम जाके मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने। ये जीसस कौन है? उसने फोटो दी गई, ये देख लो साहब। तो ये भगवान तो अच्छे हैं यार, फिर तो हम भी इनकी पूजा करेंगे। लो एक एक फोटो तुम लो, और शाम को अपने प्रेयर होती है, प्रेयर में आ जाया करो। शाम को जनता प्रेयर में जाने लग गई, थोड़े दिन में बाइबिल सिखा दी, एक एक बाइबिल पकड़ा दी। धीरे धीरे वहां के लोग क्या बन गए। हालांकि हम आलोचना आज भी ये चल रहा है, कल अखबार का बयान था, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था कि जबरन धर्मांतरण सही नहीं है, और उसमें अखबार में पढ़ोगे तो उसमें फिर था कि आदिवासी क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें ज्यादा चल रही है। पर लेकिन मेरा फिर दूसरा एक पर्सपेक्टिव है कि यदि लोकतंत्र के 75 साल बाद भी हमारी सरकार या हम लोग उन आदिवासियों को बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, तो किधर ना किधर तो झुकेंगे जहां पर उनको सुविधाएं मिलेगी। लोकतंत्र क्या कर रहा है फिर? यदि आज भी वहां पे दवाइयां कोई मिशनरी आके बांट रहा है, आज भी वहां की पढ़ाई कोई ईसाई मिशनरी आके करवा रहा है, इसका मतलब आपकी सरकार और आपका समाज दोनों फेल है। सुबह शाम व्हाट्सएप पर बैठकर ये आगे मैसेज करने से कि कट्टर हिंदू हो तो 11 लोगों को भेजिए, ये और किसी पढ़े लिखे हिंदू का उन क्षेत्रों में जाकर उन आदिवासियों के लिए काम करना, उन कमजोर वंचित तबके के लिए काम करना, अलग अलग बातें हैं। हम तमाम वे लोग हैं जो चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, पर पड़ोसियों के घर में। किसके घर में? हम में काम करने की नीत नहीं, हमने सब कुछ सरकारों के भरोसे छोड़ दिया। सरकारों में भी अपने अंदर से गए हुए लोग बैठे हैं, इसलिए उनकी भी ज्यादा काम करने की नीत हो नहीं पाती, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इसलिए 75 साल बाद में भी आज भी कोई जर्मनी से, फ्रांस से, इंग्लैंड से आए हुए मिशनरी वहां पर अपने धर्मांतरण के काम कर रहे हैं। मुझे कतई बुरे नहीं लगते हो, आप नहीं जाओगे तो कोई ना कोई आएगा, वैक्यूम कहीं नहीं रहेगा। निर्वात नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई ना कोई भरेगा उस जगह को आके, वो भर रहे हैं। हम कहते साहब ईसाई पूरी दुनिया में जा जाके और लोगों को ईसाई बना रहे हैं, आप चले जाओ। और गए, उन्होंने बनाए। हिंदुओं में भी कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब हिंदू बनाए जाएंगे तो आपको यूरोप में खूब सारे हिंदू भी मिल जाएंगे, इस्कॉन टेंपल वाले, हरे रामा हरे कृष्णा करते। पर आपकी संख्या कम है, उनकी संख्या, आपके प्रयास उतने अच्छे नहीं है जितने उनके प्रयास है। आर्य समाज उन दिनों में यह प्रयास कर रहा था कि जो बन गए उन भाइयों को अपने वापस क्या बनाया जाए, हिंदू बनाया जाए। तो क्या चला रहा था? शुद्धि आंदोलन। ये बड़े प्रभावित थे, गोविंद गुरु दयानंद सरस्वती से बड़े प्रभावित थे। और गोविंद गुरु को लगता था यार दयानंद सरस्वती वाला काम अपने को भी करना चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी आदिवासी रहते, आदिवासियों को उधर झुकाव होता जा रहा था, तो इन्होंने आदिवासियों को कहा कि भाई आपको ईसाई बनने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आप तो मेरे भगत बन जाओ। क्या बन जाओ? भाई मैं एक आंदोलन चला रहा हूं, भगत आंदोलन, आप इसमें स्टूडेंट बन जाओ, आप इसमें चेले बन जाओ, आप इसमें शिष्य बन जाओ, अपने डायरेक्ट भगवान के भगत हैं, अपने को दूसरे किसी की भी आवश्यकता। तो इनके संप्रदाय में जो भी आया उनके नाम के आगे लगना शुरू हो गया भगत। क्या लगना शुरू हो गया? इसलिए देखो नेता का नाम सुरजी भगत, क्या नाम है? इनके भक्तों ने आंदोलन चलाया, इसलिए नाम क्या हो गया? आई बात सुन। तो कौन से पंथ की स्थापना की? कौन से पंथ की? भगत पंथ। कौन से पंथ की? किससे प्रभावित हो गए? क्योंकि ताकि आदिवासियों को हिंदू धर्म से बाहर जाने से रोका जा सके। पल्ले पड़ी बात? देखो यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। He was inspired from स्वामी दयानंद सरस्वती। हाँ एक बार रुक जाओ। हाँ क्या करें? हाँ हाँ वेदसा और वेदसा एक। देखो यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। He was inspired from स्वामी दयानंद सरस्वती
यह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। He was inspired from स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। लाइन चेंज करके लिखो। आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन, आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए, टू कीप ट्राइबल्स इन हिंदू रिलीजन, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। ही फाउंडेड भगत सेक्ट, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। ही फाउंडेड भगत सेक्ट, इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की थी। ही फाउंडेड भगत सेक्ट, किसकी स्थापना की थी? तो भाई ताकि लोग इसमें आ जाए, और ये वैसे हिंदुओं जैसी बातें करते हैं कि भाई भगत पंथ है, आप सारे मेरे भगत बन जाओ, मैं जैसे जैसे बता रहा हूं, या मेरा एक पंथ है भगत, इस पंथ में अपने सारे शामिल हो जाते हैं और मैं जो बातें बताऊं वो मान लो, अपने कहीं और कहीं जाने की आवश्यकता। तो बाद में जो जो इनके संप्रदाय में आते चले गए वो नाम के आगे क्या लगने लगे, तो ये क्यों बाबा जी टाइप के आदमी थे, धुना वुना जचा के रखते अपना, लोगों को अच्छी बातें बता देते। आज भी कई गाँव के अंदर होते हैं ना बाबा जी, कि मंदिर से बाहर कोई बाबा जी है, तपस्या उपस्या करते हैं, अपनी धुना जचाते हैं, धुना समझ गए, आग वाग लगा के बैठे रहते हैं वहां पर, धुना जचाते हैं। आज भी गांव वाले उनसे प्रभावित रहते हैं। वो गए तो चार अच्छी बातें भी करते हैं, वो भाई रे दारू मत पिया करो रे, दारू पीते हो भी लड़ाई करते हो, एक तो घर के पैसे लगते हैं, लड़ाई करते हो पुलिस के चक्कर पड़ते हैं, वहां पैसे लग जाएंगे। दारू पीते हो घर में कुछ लाते नहीं, तो घर में खाने के दाने नहीं आते, फिर लुगाई से लड़ाई होती है। प्लीज ऐसे मत किया करो। चोरियां क्यों करते हो रे, चोरियां मत किया करो, झूठ मत बोला करो, भगवान का ध्यान रखा करो, अच्छी बातें तो बता रहे हैं। छोटे मोटे बाबा जी वैसे काम भी कर देते हैं। आप गए, आपने जाकर बाबा जी पेट दर्द हो रहा है, 3 दिन हो गए, ठीक होने का नाम भी, बाबा जी ने 2-4 तो फूंक सी मारी, जाड़े से मारे, बाद में वो धुने की मिट्टी उठाई, मिट्टी वो राख होती है बबूत, बबूत उठाई, बबूत उठा के जा 3 दिन तक सुबह शाम 3 बार लेना, और 3 दिन तक लगातार 3 बार आगे मंदिर के चारों तरफ चक्कर काटना, अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है 9 बार कोई वॉकिंग करे तो पेट दर्द वैसे भी ठीक हो ही जाता है। साइकोलॉजिकली अपने को लगता है कि बाबा जी की वजह से ठीक हुआ, इसलिए अपने अगली बार भी जब भी कोई दर्द होता है तो अपने किसके पास जा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के अंदर एक अच्छी लहर आती है। तो गोविंद गुरु वहां पे जितने भी लोग थे उनकी चोरी चकारी छुड़वा रहे थे, उनका झूठ बोलना छुड़वा रहे थे, शराब ज्यादा पीते वो छुड़वा रहे थे, उनके लड़ाई झगड़े आपस के अंदर होते वो बंद करवा रहे थे। कहने का मतलब है ये भीलों का नैतिक उत्थान कर रहे थे। कैसा उत्थान कर रहे थे? मोरल, या उनको भगवान की तरफ जोड़ रहे थे, मतलब उनको आध्यात्मिकता से जोड़ रहे थे। किसे जोड़ रहे थे? स्पिरिचुअल। तो कौन कौन सा उत्थान किया इन्होंने भीलों का? नैतिक और, देखो इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। He did moral and spiritual upliftment of hills. इन्होंने भीलों का नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान किया। He did moral and spiritual upliftment of hills. Moral and spiritual upliftment of hills. भीलों का नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान किया। He did moral and spiritual upliftment of hills. भीलों का कैसा उत्थान किया? नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान किया। अच्छा, भीलों की एक बड़ी समस्या थी कि आपस में कबीले लड़ लिया करते, आदिवासी कबीले थे, और पहले कोई भी समाज जो भी कबीलों के अंदर रहता था वो आपस में लड़ाइयां करता ही था। तो इन्होंने भीलों की आपसी लड़ाई को समाप्त करने के लिए, उनमें आपसी एकता को बनाने के लिए 1883 में एक सभा बना दी। इसका नाम था संप सभा। क्या नाम था? क्या नाम बताओ देखिए। मैं देखिए एक बात और बताता हूं। एक हिंदी में एक शब्द है अपने पास में, क्या शब्द है? क्या अर्थ होता है इसका? धन। क्या होता है? और इसका एक अर्थ और होता है, प्रेम। संपत्ति का एक अर्थ और क्या होता है? इसलिए घरों में बोलते भी है, अरे भाई भाई मत लड़ो रे, आपस में तो संपत्ति रखो, आपस में क्यों लड़ो? अब उस संपत्ति को अपने अपनी लैंग्वेज में कह दिया, आपस में संपत्ति रखो, क्यों लड़ रहे हो? संपत्ति को इन्होंने तय हटा दिया, उनको आपस में संप रखो। और ये पश्चिमी राजस्थान वाले सह को है बोलते थे हम्प रखो, हम्प। तो संप, संप का मतलब क्या है? प्रेम। आपस में प्रेम होगा तो एकता बढ़ेगी या कम होगी? देखो, आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी, आपसी एकता को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज इंटरनल यूनिटी, 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई। संप सभा वाज फाउंडेड इन 1883 एडी। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई।
संप सभा वॉज फाउंडेड इन 1883 एडी। 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कब की गई? अब इस सभा ने अपनी मीटिंग वीटिंग करनी शुरू की। एक तो सत्संग टाइप का सत्संग लगाते, थोड़ी बहुत मीटिंग भी कर लिया करते। तो एक बात आई कि भाई अपने को आके और राज्य तंग करता है, शासन के लोग आके तंग करते हैं। इससे क्या तंग होते हैं? तो क्या आपस में लड़ाई हो गई तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस रुपए लेती है, पुलिस तंग भी करती है। अच्छा, पुलिस से मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट की तो भाषा ही अपने को नहीं समझ में आ रही, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, अंडर सेक्शन फलाना 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 लगा दिया, अपने क्या पता। मैं हमेशा ही कहता हूं कि आज दिन तक हम नहीं समझ पाए कि धाराएं क्या होती है, और कोई पुलिस वाला किसी धारा के नाम पर आपको डरा देता है, क्योंकि हम कानूनों के बारे में अनभिज्ञ हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद। कि अभी भी अपने कोई पकड़ ले जाए पुलिस वाला, अपने कहे भाई साहब मेरी तो गलती नहीं थी, इतने पुलिस वाला कह दे फालतू बकवास मत कर। अभी लगा दी ना 241, 314 और 515, तो 7 साल के लिए अंदर चला जाएगा। अपने को तीनों ही नहीं पता क्या है, और भाई साहब भयंकर ही लगाई है जो भी लगाई है इसने। मतलब वो तो है ना कि अपने को राजस्थान में पुराने टाइम में एक एमएलए साहब थे, उन एमएलए साहब के क्षेत्र के अंदर और हो गई हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। तो हिंदू मुस्लिम दंगे होते थे, आप भी एसटीएम बनोगे तो आप भी करोगे, आप एसटीएम बनोगे, दंगों की कोई स्थिति आएगी तो धारा 144 क्या लगा देते हैं? सुनते ना, धारा 144 लगा। धारा 144 का मतलब है 5 लोग एक साथ कहीं पर इकट्ठे नहीं होंगे, दंगे कैसे करेंगे? तो आप भी लगाओगे, आप एसटीएम बनोगे तो आपके पास पावर होगी और आप इससे लगा दोगे। तो वहां एसटीएम साहब जो थे उन्होंने क्या लगा दी? धारा 100। एमएलए साहब दूसरे दिन एसटीएम से मिलने गए और एसटीएम हो जाता है क्या तरीका है तुम्हारे रहते हुए यहां दंगे हो गए, तुम ध्यान नहीं देते, प्रशासन ध्यान नहीं देते। एमएलए साहब ने कहा सॉरी सर, दंगों जैसी स्थिति भारत में छोटी छोटी बात को लेके हो जाती है ना। टाबर भी आपस में लड़ लिए, टाबर दोनों धर्मों के अलग अलग हैं, तो इस चक्कर में भी कई बार माँ बाप लड़ते हैं, फिर समाज लड़ लेते हैं। तो सर पहले से ध्यान रख नहीं सकते, पूरी कोशिश करते भी है, पर सर फिर भी हमने हाथों हाथ कंट्रोल किया, किसी प्रकार की कैजुअलिटी होने नहीं दी, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब एकदम कंट्रोल में, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कैसे कंट्रोल में? क्या किया तुमने? मुझे पूरी रिपोर्ट दो। अरे सर हमने धारा 144 लगा दिए। क्या होगा 144 से? 250 300 तो लगाते कम से कम। एमएलए साहब को लगा कि यार छोटे दंगों में 144 लगती है तो बड़े दंगों में 300 तो लगे कम से। एमएलए साहब को धारा नहीं समझ में आ रही, तो आप और मैं तो बहुत साधारण आदमी है, वो कानून बनाने वाली बॉडी है, उनके नहीं पल्ले पड़ रही है। तो सेम चीजें इधर भी हुआ करती थी। तो इन्होंने कहा अपने पुलिस के पास जाना ही नहीं भाई साहब, तो क्या किया जाए कि हर गांव में खुद की पुलिस अपना झगड़ा खुद सुलझाएगी। इसलिए हर गांव में बनाए गए कोतवाल। हर गांव में क्या बनाए गए? कोतवाल का मतलब भी पुलिस होता है, इसलिए थाने का नाम होता है कोतवाली। थाने का नाम क्या होता है? इसलिए डायलॉग है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसलिए डायलॉग होता है सैया भय कोतवाल तो डर का है का, कि जब सैया कोतवाल बन जाए तो अपने को डरने की कोई भी आवश्यकता। तो कोतवाल का मतलब क्या हुआ? पुलिस। तो हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, खुद की पुलिस बनाएंगे और अपनी बनाएंगे पंचायतें। अपने क्या बना लेंगे? तो न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं, कोतवाल बना लिए तो हमें पुलिस के पास जाने की आवश्यकता। देखो देखो गांव में कोतवाल नियुक्त किए गए, कोतवाल्स वर अपॉइंटेड इन विलेज। गांव में कोतवाल नियुक्त किए गए, कोतवाल्स वर अपॉइंटेड इन विलेज। गांव में कोतवाल नियुक्त किए गए, कोतवाल्स वर अपॉइंटेड इन विलेज। तथा पंचायतों की स्थापना की गई, एंड पंचायत वर इस्टेब्लिश्ड। तथा पंचायतों की स्थापना की गई एंड पंचायत वर इस्टेब्लिश्ड। पंचायतों की स्थापना की गई। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि भीलों में आपसी एकता को बढ़ाए। पहली बात तो लड़ाई होनी नहीं चाहिए, लड़ाई होगी तो संप सभा सुलझ लेगी। फिर भी लड़ाई हो गई तो अपनी पुलिस देखेगी उस मामले को, अपनी पुलिस से नहीं बात, कोर्ट में भी जाना होगा तो उस कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, अपनी क्या होगी? अपनी सभा, अपनी पुलिस, अपनी पंचायत। मतलब शासन के साथ हमारा कोई भी लेना देना, तो शासन के पास जाएंगे नहीं तो शासन हमारा शोषण। पर धीरे धीरे बातें आएगी साहब, टैक्स तो फिर भी यही लेते हैं और टैक्स ज्यादा लेते हैं और टाइम टू टाइम टैक्स को बढ़ा भी देते हैं। तो एक भीलों ने बड़ी मीटिंग बुलाई अपनी 1903 में। कब बुलाई? तो इस संप सभा का पहला जो अधिवेशन बुलाया गया वो कब बुलाया गया था? बांसवाड़ा के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है मानगढ़। कौन सी पहाड़ी है? उस मानगढ़ पहाड़ी पर। कब बुलाई गई? कौन सी सभा का अधिवेशन? देखो 1903 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में 1903 एडी, 1903 ईस्वी में 1903 एडी संप सभा का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा
संप सभा का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा। संप सभा का पहला अधिवेशन, फर्स्ट सेशन ऑफ संप सभा मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में मानगढ़ पहाड़ी was conducted at मानगढ़ हिल, was conducted at मानगढ़ हिल। मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया गया, was conducted at मानगढ़ हिल। मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित किया गया, was conducted on मानगढ़ हिल। अब हर बार इनके अधिवेशन होते, थोड़े थोड़े, शुरुआत में पहला अधिवेशन क्या होगा, लोग कम आए होंगे, धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। अधिवेशन हुआ 1910 में। कब हुआ? और इस बार इनमें खूब सारे लोग आए। इन्होंने सरकार के सामने 33 मांगे रखी। कितनी मांगे रखी? हमारी ये मांगे मानो, हमारे वन अधिकार दिए जाने चाहिए, हमारे टैक्स कम किए जाने चाहिए, हमारे क्षेत्रों के अंदर सरकार का कोई भी इंटरफेयर होना, जनगणना के कारण जो भी ये हो रहा है ये सभी हमारे समाप्त, हमारे क्षेत्रों में जनगणना नहीं होनी चाहिए। ऐसी खूब सारी बातें इन्होंने की। ऐसे कितनी मांगे की? देखो 1910 ईस्वी में, 1910 एडी, 1910 ईस्वी में 1910 एडी संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने रखी। संप सभा प्रेजेंटेड 33 डिमांड्स बिफोर गवर्नमेंट। लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दिस डिमांड्स। बट गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दिस डिमांड्स। लेकिन सरकार ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दिस डिमांड्स। इन मांगों पर कोई ध्यान। अब भाई आप मेरे से कोई मांग करो और वो मैं ना मानूं तो आप एक बार वापस कहोगे सर देख लो वो बात, मैं फिर भी ना मानूं तो बाद में आंदोलन ही करोगे, आपके पास और क्या चारा बचेगा। तो 10 के अंदर मांगे नहीं मानी गई, तो 11 में वेट किया, 12 में वेट किया, मान लेंगे। 13 तक भी इनकी मांगे मानी नहीं मानी गई। तो इस बार 1913 में भी इन्होंने कहा एक बड़ा सम्मेलन करें। तो बड़ा सम्मेलन होने जा रहा था 1913 में 17 नवंबर को। कब होने जा रहा था? इसी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी है? कब होने जा रहा है अधिवेशन? 17 नवंबर 1900, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। वहां पर खूब सारे भील इकट्ठे हुए। अच्छा, भील नेचुरली एक हथियार अपने पास में रखते हैं, तीर कमान। क्या रखते थे? मतलब भील शब्द का मतलब ही तीर कमान है। भील बनाई व्हील से, व्हील का मतलब होता है तीर कमान, तो तीर कमान तो रखते ही थे। उस बार भीलों में थोड़ा आक्रोश ज्यादा था, इसलिए पहाड़ की तरफ जो भी भील जा रहे थे उन सब के पास तीर कमान के अलावा भी हथियार थे। किसी ने बंदूक उठा रखी, लठ उठा रखा, किसी के पास भाला है, किसी के पास तलवार है, छोटे टाबरों के पास चिमटा बेलन कुछ ना कुछ था, बाटे बाटे हाथ में लिए हुए सबके पास में। जाते हुए लोगों ने पूछा कि भाई आज इतने तैयार हो के कैसे? एक आधा उनके अंदर भी कोई तेज आदमी रहा होगा। उसने कहा तुझे नहीं पता? नहीं, क्या हुआ? कि नया देश बनाएंगे, भील देश। उसको डर लगा, उसने गांव में जाके कहा कि अपने को तो गांव से निकालेंगे रे, भील देश का मतलब वहां पे कौन रहेंगे? केवल भील, तो अपने को निकालेंगे। तो जनता भाग के गई राजाओं के पास, और राजाओं को जाकर टैक्स लेते हो साल की साल, तो रक्षा भी करो। राजा उनका पक्का करेंगे। बताओ किससे करनी है? ये भील इकट्ठे हो रखे हैं पहाड़ के ऊपर, और ये करें भील देश बनाएंगे तो सबको मारेंगे हमें। तो राजा भाग के गए अंग्रेजों के पास कि भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है या नहीं? अंग्रेजों का पूरी है, बताओ क्या है। तो भील इकट्ठे हो रखे। तो अंग्रेजों ने अपनी पूरी बटालियन भेजी और कहा चेक करो जाके मामला क्या है। बटालियन के 2 पुलिस वाले ऊपर चेक करने के लिए गए। भीलों में आक्रोश था ही। वर्दी जो होती है ना वो सरकार की प्रतीक मानी जाती है, और किसी आदमी को देख के आप नहीं कह सकते सरकार है। पुलिस वाले को देखते अपने को पता चलता सरकारी आदमी है। कलेक्टर साहब आगे यदि सीधे बेस में आ जाए तो अपने को पता नहीं चले, जब तक वो ना बताए, जब तक कार्ड ना दिखाए। हो सकता है आप कह दो कि तू कोई कलेक्टर थोड़ी है ना, बंदा आगे कुछ कहे, पर पुलिस वाले को अपने ऐसा कुछ भी कहते, उनकी वर्दी दिखती है, वर्दी में रोप दिखता है अपने को। तो वर्दी वाले जैसे ही ऊपर गए और उनको यही है, यही टैक्स बढ़ाते हैं, यही है सरकार के लोग एकदम, और उसमें जनता टूट के पड़ी। एक पुलिस वाले को मार दिया। एक पुलिस वाले जैसे तैसे अपनी जान बचा के नीचे भाग के आया, कपड़े उपड़े फट गए उसके। उसने नीचे आगे बताया कि साहब ऐसा ऐसा मामला है, ऊपर इतने लोग इकट्ठे हो रखे हैं, अपने एक बंदे को मार दिया और मेरी देखो ये हालत कर दी। पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की। 1500 भील शहीद हुए। कितने भील शहीद हुए? ये मानगढ़ हत्याकांड है। कौन सा हत्याकांड है? कब हुआ? सबसे बड़ी बात अखबारों में और नहीं आया, क्योंकि तब अपने यहाँ इतने समाचार पत्र वगैरह थे ही नहीं।
दूर दराज के किसी आदिवासी क्षेत्र में घटना हो गई, कौन छापे? कोई छापने वाला ही नहीं था। ये तो जब देश आजाद हुआ, देश के आजाद होने के बाद में जब इतिहास लिखा जाने लगा, जब उन क्षेत्रों में लोग पहुंचे, वहां चेतना आई, तो किसी ने बताया साहब यहां इतने लोग मरे थे। तो किसी का ध्यान गया कि यार इतने तो जलियांवाला कांड में नहीं थे। और बच्चा बच्चा जानता है जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड, यहां पे तो ज्यादा है। तो फिर हमने नाम दिया कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड है। क्या है राजस्थान का? किसको कहा जाता है? कब हुआ था? कौन सी सभा की मीटिंग थी? पुलिस ने फायरिंग करके कितने लोग शहीद हुए थे? आई बात समझ? लिखो मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ में से कर। मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ कहां पड़ता है? मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ में से कर। कब हुआ है बताओ? कल, कल आज 16 नवंबर है। 17 नवंबर 1900 लिखो। हाँ, मैंने क्या कहा कि पता ही आजादी के बाद चला, तो आप तो दे ही रखा है। राजस्थान की हिस्ट्री में तो पढ़ते ही हैं अपने, इंडिया वाले में नहीं पढ़ते भाई। वो अलग अलग रीजन क्या है ना, अपने राजस्थान, राजस्थान का आंदोलन था, तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री पूरी एंटी ब्रिटिशर्स है, अंग्रेजों के खिलाफ है। ये अपने राजाओं वाला भारत था, तो ये बात कहां सेट करते? वो सेट ही नहीं कर पाए। और अपना भी दोष ही है कि अपने अपनी बातों को वहां पे करवा भी नहीं पाए। है बात तो सही है तुम्हारी, ये तो मैं हमेशा कहता ही हूं कि भाई हम पूरा दिल्ली की हिस्ट्री पूरी पढ़ लेते हैं। दिल्ली में मुगल काल आया, दिल्ली में तुर्क काल आया, दिल्ली में फलाना काल आया। राजस्थान वाले तो नहीं है इंडियन हिस्ट्री में। हमारे जब कुंभा हुआ था ना, अपने कुंभा, कुंभा के बराबर का राजा उसमें पूरे भारत में कोई नहीं था। मतलब उसने दिल्ली वालों को, मालवा वालों को, गुजरात वालों को भगा भगा के मारा, हर बार बुला बुला के लो आओ। और मतलब एक की हिम्मत नहीं थी उससे लड़ने की। और मुझे याद है आज के 10 साल पहले आईएएस में सवाल पूछ लिया कि कुंभा का भारतीय इतिहास में योगदान बताइए। तो यूपी बिहार वाले तो वैसे बात करते हुए मिले कि कुंभा कौन है, कहां से पूछ लिए, है ना? ऐसे कैसे पूछ सकते हैं? अब कुंभा भी पूछ लेंगे क्या? और राजस्थान वालों को भी इतना ही पता था कि मेवाड़ का राजा था। को आरएस की तैयारी कर रहा था, उसके लिए बात दूसरी है। तो इंडियन हिस्ट्री नहीं है वहां पर, इंडियन हिस्ट्री में राजस्थान हिस्ट्री नहीं है। हम स्टैंड नहीं कर पा रहे। ये पूरी तरीके से मार्केटिंग है। जिन्होंने अपनी मार्केटिंग अच्छी की, मैं हमेशा कहता ही हूं, शिवाजी पूरा भारत जानता। क्या क्या कारण है शिवाजी का? कि शिवाजी लड़े थे औरंगजेब के खिलाफ, सेम औरंगजेब के खिलाफ शिवाजी से भी भयंकर लड़े मेवाड़ महाराणा राज सिंह। और शिवाजी बार बार अपने लेटर में लिखते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है राज सिंह। राज सिंह लोग राजस्थान में नहीं जानते। वो मेरे एक दोस्त है, वो सुनाते हैं कि अरे तू तो राजस्थान कहता है, राजसमंद में राज सिंह को नहीं जानते। राजसमंद राज सिंह के नाम पर है। और वहां पर की राज सिंह की जयंती मनाई गई तो लिखा गया कि महाराणा प्रताप के लड़सड़ पोते राज सिंह की आइडेंटिटी वो है। सीधी सीधी आपकी कोई भी आइडेंटिटी उसका कारण है। वो जो मैं उस दिन कह रहा था कि हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति, किसी के प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं राजस्थान का इतिहास पढ़ाता हूं तो ऑब्वियस सी बात है मैं राजस्थान की बात करूंगा। तो जहां शिवाजी आता है ना, तो मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ाता हूं मैं जयपुर में। जब मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं बस शिवाजी पूरे भारत में एक ही कमांडर से हारे थे, मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को बहुत ढंग से हराया था। अब किसी ने मेरा वो वीडियो कट करके फेसबुक पे यूट्यूब पे डाल दिया। उसके नीचे मराठों ने मेरे को इतनी गालियां निकाली है, इतनी गालियां निकाली वो मुझे लगता है मैं कभी महाराष्ट्र जाऊं तो कूट कूट के मॉब लिंचिंग करे मेरी, है ना? मतलब उनको गुस्सा बाकी बातों में तो छोड़िए कि मैंने बोला हराया, उनको गुस्सा इस बात पे भी है। ऐसे कैसे बोला शिवाजी को हराया? या शिवाजी आया, शिवाजी गया, ऐसे कैसे बोल रहा है? पहले तो बोल महाराज छत्रपति शिवाजी, ये बोला जाना चाहिए। ये नहीं बोलेगा तो बाद में तेरे साथ हमारी लड़ाई है। ये भाव अपने में कभी आता ही नहीं। उल्टा अपने यहां महाराणा प्रताप को राजस्थान में गालियां निकालने वाले हजार हैं कि महाराणा प्रताप का नाम आते खूब सर राजस्थान में मिल जाएंगे आपको, काय के राजा थे,
इतने ही बड़े थे तो ये कर देते, वो कर देते। राजस्थान के अंदर लोग मिल जाएंगे क्योंकि हमारे में वो भाव ही नहीं। कौन बनेगा करोड़पति में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा एक राजा औरंगजेब के समकालीन था, है ना, और उसमें यूं ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन दिए हुए थे कि सांगा, ऑप्शन दिए हुए कि शिवाजी, ऑप्शन दिए हुए कि कोई दो ऑप्शन और लिखे हुए थे। उसमें शिवाजी के नाम के आगे महाराज छत्रपति नहीं लगा हुआ, केवल शिवाजी लगा हुआ, अपने भी नहीं लगा हुआ। सांगा प्रताप सांगा सीधे सीधे लिखे हुए। मराठों ने माफी मंगवाई सोनी टीवी से, रिटर्न माफी लिख के दे कि महाराज छत्रपति नहीं लगा इसलिए हम सॉरी बोलते। अमिताभ बच्चन ने माफी मांगी, सोनी टीवी ने माफी मांगी। सोनी सोनी चलाता कौन चलाता है? सोनी वाला कौन बनेगा करोड़पति? माफी मांगी बाकर कि माफी मांगते आइंदा से ऐसी धूड़ नहीं खाएंगे। अपना ध्यान ही नहीं जाता। पंजाब में एक महाराजा वे रणजीत सिंह जी। दिलीप सर हमें क्लास में पढ़ाते तो दिलीप सर ने पढ़ाया कि रणजीत सिंह वो राजा थे, रणजीत सिंह वो राजा था जिसने जाके अफगानिस्तान तक को जीत लिया था, और रणजीत सिंह ने ये किया, रणजीत सिंह ने वो किया। मेरे हमारे क्लास में एक फ्रेंड बैठे, उनका दोस्त पंजाब का बंदा, एमबीए करे वो लड़का यहाँ पे। तो मेरे दोस्त ने जाके अपने उस दोस्त को कहा, हमारे वो जो क्लासमेट थे उन्होंने जाके अपने दोस्त को कहा कि यार तुम्हारे पंजाब वाला रणजीत सिंह तो खतरनाक था यार, कब भयंकर जीत के मजा आ गया यार, मेरा तो रोल मॉडल रणजीत सिंह है, क्या मारता था यार, अफगानिस्तान तक मार के, बंदा जोरदार था। उस पंजाबी ने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया, चुपचाप चुपचाप बैठा रहा। तो उसको लगा कि एमबीए करने वाले को हिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट तो होता नहीं है। तो देखो इतने राजा की बात बताई फिर भी इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी क्लास में अगली बार फिर रणजीत सिंह पढ़ाएगा। दूसरे दिन जाके उसने क्लासमेट ने वापस कहा, यार रणजीत सिंह जोरदार आदमी था यार, जोरदार काम किया रणजीत सिंह ने। तब उसने कहा कि इस बार ये जी महाराजा रणजीत सिंह नहीं बोला मैं मार दूंगा। 2 दिन हो गए तेरे बकवास सुनते हुए, रणजीत सिंह तेरे खेत पड़ोसी है। ये भाव हमारे में किसी में नहीं है। इसलिए न अपनी भाषा है न अपनी संस्कृति, अपने जिंदाबाद लोग है, कोई लोड नहीं है, और जैसे जो चल रहा है वो ठीक है। तो फिर जलियांवाला कांड इतना हिट हो गया, हमारे वाले मानगढ़ के अंदर भले ही 1500 भील शहीद हुए थे, लेकिन हम ही नहीं जानते। मैं तो कहता हूं राजस्थान में कोई राजस्थान जी की ना पढ़े तो मानगढ़ हत्याकांड को जानता है क्या? पर जलियांवाला को तो बिना पढ़े आदमी भी जानता है ना। ये मार्केटिंग है। किसी को मार्केटिंग अच्छी करनी आ गई, किसी को मार्केटिंग अच्छी करनी, लिखो देखो। संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन्ड फायरिंग ऑन सेशन ऑफ संप सभा। संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन्ड फायरिंग ऑन असेंबली ऑफ सेशन ऑफ संप सभा। पुलिस ओपन्ड फायरिंग ऑन सेशन ऑफ संप सभा। संप सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो गए एंड मोर देन 1500 भील्स वर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो गए एंड मोर देन 1500 भील्स वर मार्टेड इन इट। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान। गोविंद गुरु गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। न केवल गोविंद गुरु बल्कि उनके साथ में एक चेले और थे, उनके वो गिरफ्तार किए गए। पुंजा धीर जी। कौन गिरफ्तार किए गए? गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु एंड पुंजा धीर जी वर अरेस्टेड। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु एंड पुंजा धीर जी वर अरेस्टेड। गोविंद गुरु तथा पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो शुरुआत में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करते ही कहा कि फांसी लगा दो। क्या कर दिया जाए? फांसी लगाई जाए इस आदमी। लोगों ने जाके समझाया मूर्ख हो गया रे, 1-2-33 मांगी रखी, वो नहीं मानी, फिर तुमने फायरिंग करके इतने सारे लोग मार दिए, अब तुम कहते हो नेता को फांसी लगा दो, विद्रोह और बड़ा हो जाएगा, तुमसे रोके ना रुकेगा विद्रोह। तो क्या किया जाए? ठंडा मीठे में डालो यार बात, जेल में डाल दो, थोड़े दिन में मामला अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। तो कहा 20 साल की सजा है। कितने साल की सजा? फिर मुकदमा चला तो कहा 10 साल।
सजा घटा कितनी कर दी? 10। पर 7 साल में जेल रखा। 7 साल के बाद थोड़ी बातें जैसी शांत हुई, निकाल दी। कहा कि भाई आइंदा के लिख के दे दो हमें कि आइंदा के बाद में इन क्षेत्रों में कोई भी आंदोलन किया। इन्होंने कहा ठीक है, मैं इस प्रकार की कोई गतिविधियों में भाग नहीं लूंगा। तो 7 वर्ष बाद इनको क्या कर दिया गया? रिहा। देखो 7 वर्ष बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। आफ्टर 7 years ही वॉज रिलीज्ड। 7 वर्ष बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। आफ्टर 7 years ही वॉज रिलीज्ड। उधर डूंगरपुर के पास में गुजरात लगता था, तो बाद में गुजरात चले गए थे। गुजरात में गांव पड़ता है, वहां पे काम्बिया। कौन सा गांव है? लिख लो। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया नामक गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। काम्बिया गुजरात में। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया नामक गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। He spent rest of his life peacefully. He spent rest of his life peacefully at village named काम्बिया। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया नामक गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। He spent rest of his life peacefully at village named काम्बिया। इन्होंने अपना शेष जीवन काम्बिया नामक गांव में शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। शांतिपूर्ण तरीके से गुजारा। नीचे लाइन चेंज करके लिखो। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। गोविंद गुरु वो सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे कि भाई हिंसा सरकार के द्वारा की गई थी, गोविंद गुरु के द्वारा नहीं की गई। गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे। गोविंद गुरु वो सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, तथा उनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। एंड हिज व्हाइट फ्लैग वो सिंबल ऑफ पीस। तथा उनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। एंड हिज व्हाइट फ्लैग वो सिंबल ऑफ पीस। तथा उनका सफेद झंडा शांति का प्रतीक था। एंड हिज व्हाइट फ्लैग वो सिंबल ऑफ पीस। याद रह जाएगी बात? चलो। नेता थे। नेता कम होते हैं? मतलब जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तुझे मजा नहीं आएगा? तो भाई ये नेताओं में से बड़े नेता रहे उस समय के। भाई यूं तो आप पूछ ले माणिकलाल वर्मा का क्या रोल था? माणिकलाल वर्मा ने क्या किया? पंचेड़ा गया। हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या किया? भाई नेता का काम आंदोलन करना। तो जितना आंदोलन चल रहा है इसमें व्यवस्था मानगढ़ पहाड़ी पे हुआ और लोगों को इकट्ठा करके सुरजी भगत लेके गए होंगे। अब हम ये थोड़ी लिखे कि ट्रकों की व्यवस्था सुरजी भगत ने की, सवारियों एक एक के लाइन वाइज बिठाया उनको। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हिंसा नहीं है। इस प्रकार की घटना हो जाती है भीड़ द्वारा, और अपना बचाव करना होता है। अंग्रेजों को गालियां निकालनी होती है। अपने वालों ने अंग्रेजों को मार भी दिया तो नहीं नहीं सही तो हुआ, इसमें क्या है, हो गया उसमें क्या है। चलो और एक बात सुनो। देखो उधर गुजरात में एक रियासत पड़ती थी ईडर। कौन सी रियासत थी? गुजरात में ईडर नाम की रियासत थी। डूंगरपुर के अपने टच करती थी। गोविंद गुरु बीच में कुछ टाइम के लिए ईडर चले गए थे। कहां चले गए थे? तो कोई पूछे भाई गोविंद गुरु ने डूंगरपुर बांसवाड़ा किला और कहां पर आंदोलन चलाया था? तो कहां पे चलाया था? इधर भील रहते, उधर भी भील रहेंगे। भाई बॉर्डर टच करेगा तो एक जैसे लोग ही रहेंगे ना, तो वहां भी भील रहते थे। तो वहां पर भी भीलों ने आंदोलन किया और गोविंद गुरु ने उनका भी आंदोलन आगे चलाया था। तो वहां पर एक जगह पड़ती पालपट्टा। कौन सी जगह? या पालपट्टा के सामंत को भीलों के साथ समझौता करना पड़ गया था 1910 में। कब करना पड़ा? और उस समझौते में 21 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी? अब बातों को जोड़ना। 1910 में पालपट्टा के सामंत को भीलों की 21 शर्तें माननी पड़ी। इसलिए अपने वाले भीलों में जोश है, इन्होंने 33 रख दी। जुड़ रही बात है कि बॉर्डर के उस पार जब मांगे मनवाई जा सकती, अपने मनवाएंगे, लेकिन अपने यहां पर मानी। नीचे एक लाइन अलग से लिख लो, बॉक्स में बंद कर लेना अलग से। गोविंद गुरु ने ईडर में भी भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। गोविंद गुरु ऑल्सो लेड भील मूवमेंट इन ईडर स्टेट। ईडर गुजरात में गोविंद गुरु ने ईडर रियासत में भी भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। गोविंद गुरु ऑल्सो लेड भील मूवमेंट इन ईडर स्टेट। ईडर रियासत में भी भील आंदोलन का
नेतृत्व किया था। ऑल्सो लेड भील मूवमेंट इन एड स्टेट। लाइन चेंज करके लिखो। 1910 ईस्वी में, इन 1910 एडी, पालपट्टा के सामंत को फिडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को फिडल लॉर्ड ऑफ पालपट्टा, पालपट्टा के सामंत को भीलों के साथ समझौता करना पड़ा था। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स, हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स, भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा था। हैड टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट विद भील्स, भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा था। कोष्टक में लिख लो 21 शर्तें कि समझौते में कितनी शर्तें थी? 21 डिमांड्स। बॉक्स में बंद कर दो अलग से। तो कोई पूछे कि भाई गोविंद गुरु ने अपने राजस्थान के अलावा और कहां पर आंदोलन चलाया, तो कहां पे चलाया? ईडर। ईडर कहां पड़ता है? गुजरात। कौन से सामंत को समझौता करना पड़ा? पालपट। कितनी शर्तों वाला समझौता? अगला आंदोलन लिखो 21। एक ही आंदोलन या इसी के नाम है भौमट भील आंदोलन? एक ही मूवमेंट या भौमट भील मूवमेंट? एक ही आंदोलन या भौमट भील आंदोलन? क्या नाम बताओ दे? सुना देखो बात, पहले मैं भौमट भील पर आता हूं, है ना। नाम से पता चलता है भीलों का आंदोलन है। किसका आंदोलन है? भौमट इलाके का नाम, भौमट क्षेत्र के भीलों का आंदोलन। कहां के क्षेत्र का आंदोलन? इस भौमट में अपने उदयपुर की 2-3 तहसीलें आती है। जैसे आज मैं बात करूं तो एक तहसील गोगुंदा। कौन सी तहसील? एक तहसील का नाम है झाडोल, एक तहसील का नाम है कोटड़ा। कौन कौन सी तहसीलें बताओ देखिए? गोगुंदा, झाडोल और कोटड़ा। इन ये 2-3 तहसीलें जो लगती है, इन तहसीलों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भौमट। बेसिकली कौन सी जनजाति रहती है वहां पर? कौन से जिले के अंदर आती है? अभी भील बहुतायत में, मेजोरिटी के अंदर भील है, लेकिन माइनॉरिटी में एक जनजाति और रहती है इन क्षेत्रों में, ग्रासिया। कौन रहते हैं? तो वास्तव में आंदोलन दोनों जनजातियों द्वारा किया गया। कौन कौन सी दोनों जनजातियां? कौन से क्षेत्र में? भौमट में कौन कौन से इलाके? भीलों में एकता बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया, इसलिए जैसे उधर संप, इधर उसका नाम क्या है? आगे बस मैं कहूं भाई एक ही रखनी चाहिए, आपस में एकता रखनी चाहिए, सेम बात लिखो। गोगुंदा, झाडोल तथा कोटड़ा क्षेत्रों में, इन गोगुंदा, झाडोल एंड कोटड़ा एरियाज, उदयपुर में भाई सारे गोगुंदा, झाडोल तथा कोटड़ा क्षेत्रों में, इन गोगुंदा, झाडोल एंड कोटड़ा एरियाज, गोगुंदा, झाडोल तथा कोटड़ा क्षेत्रों में भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। भील एंड ग्रासिया ट्राइब्स स्टार्टेड दिस मूवमेंट। भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा, भील एंड ग्रासिया ट्राइब्स, भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया, स्टार्टेड दिस मूवमेंट। गोगुंदा, झाडोल व कोटड़ा क्षेत्रों में, इन गोगुंदा, झाडोल एंड कोटड़ा एरियाज, भील व ग्रासिया जनजाति द्वारा, भील एंड ग्रासिया ट्राइब्स, यह आंदोलन शुरू किया गया, स्टार्टेड दिस मूवमेंट। यह आंदोलन उसी जगह से शुरू हुआ जिसको आप बोलते हो राजस्थान का हरिद्वार। कौन सी जगह? लिखो। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मातृकुंडिया। कहां पड़ता है मातृकुंडिया? चित्तौड़ में। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मातृकुंडिया। यह आंदोलन मातृकुंडिया नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मातृकुंडिया। नेता लिखो। मोतीलाल तेजावत।
मोतीलाल तेजावत नेता कौन है? मोतीलाल तेजावत के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये तो मोतीलाल तेजावत उदयपुर में एक गांव पड़ता है कोल्यारी। कौन सा गांव है? इस कोल्यारी गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, ओसवाल परिवार में। बाणीय थे। कौन से परिवार में? थोड़े पढ़े लिखे थे, तो बाद में झाडोल ठिकाने में काम करने लग गए। कौन से ठिकाने में? वहां सामंत की नौकरी करते। जैसे हमने पढ़ा था माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में काम करते, बाद में किसानों के साथ आ गए। वैसे मोतीलाल तेजावत कौन से ठिकाने में काम करते? झाडोल। लेकिन बाद में जब देखा गया जनजातियों की हालत खराब है, तो ठिकाने की नौकरी छोड़ दी, किसमें शामिल हो गए? आंदोलन के अंदर। लिखो मोतीलाल तेजावत में, लिखो। इनका जन्म कोल्यारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। He born in a Oswal family at village named कोल्यारी, उदयपुर में। इनका जन्म कोल्यारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। He born in Oswal family at village named कोल्यारी। इनका जन्म ओसवाल परिवार में कोल्यारी नामक गांव में हुआ था। He born in Oswal family at village named कोल्यारी। कोल्यारी नामक गांव में ओसवाल परिवार में हुआ था। यह झाडोल ठिकाने में कार्य करते थे। He served in झाडोल ठिकाना। किसमें सर्व करते थे? झाडोल। यह झाडोल ठिकाने में कार्य करते थे। He served in झाडोल ठिकाना। झाडोल ठिकाने में कार्य करते थे। थोड़े पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने कहा भीलों को गरासियों का, यार ऐसे मत करो, तुम मांगे तो बताओ कितनी मांगे। तो इन्होंने मांगे रखी अपने 21 मांगे। कितनी मांगे? मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों का एक ड्राफ्ट तैयार किया और मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। किसके सामने रखी? उन मांगों को बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। क्या बोलते हैं? कि इन मांगों के अंदर कौन पुकार रहा है? कौन पुकार रहा है? तो आपसे पूछा जाएगा, सवाल खूब बार पूछा हुआ सवाल है, मेवाड़ की पुकार नामक पत्र किसने तैयार किया था? इस पत्र में कितनी मांगे थी? याद रहेगी बात? लिखो। इन्होंने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। He presented 21 demands before मेवाड़ महाराणा। इन्होंने 21 मांगे मेवाड़ महाराणा के सामने रखी। He presented 21 demands before मेवाड़ महाराणा। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। इसके स्टार लगा के लिखना। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। These demands are called as मेवाड़ की पुकार। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। फतेह सिंह थे। नहीं लिखना, लिखना नहीं, फालतू में यूं वायरस आएगा दिमाग में। ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है अपने, काम काम की बातें याद रखनी। इन मांगों को मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। दिस डिमांड्स आर कॉल्ड एज मेवाड़ की पुकार। क्या कहा जाता है इन मांगों को? स्टार लगाओ, काम की बात यही है अपने। सरकार ने हालांकि खूब सारी मांगे मानी थी, इनकी 18 मांगे मान ली थी। कितनी मान ली? इन्होंने कहा ना ना, साडा हक सारी की सारी मानो, तब तो आंदोलन बंद करे, वरना आंदोलन बंद। आपने लिखो। सरकार ने इनकी सभी मांगे स्वीकार नहीं की। सरकार ने इनकी सभी मांगे स्वीकार नहीं की। गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल डिमांड्स। सरकार ने इनकी सभी मांगे स्वीकार नहीं की। गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल डिमांड्स। तो पहले तो आंदोलन केवल मेवाड़ में था, कि भाई उदयपुर में चल रहा था। अब ये आंदोलन वागड़ में चला गया। वागड़ मतलब डूंगरपुर। अब ये आंदोलन सिरोही में चला गया। सिरोही अलग रियासत थी, सिरोही के अंदर चला गया। अब ये आंदोलन चला गया ईडर। भाई भील रहते थे दोनों साइड में। अब ये आंदोलन चला गया विजयनगर। विजयनगर भी गुजरात में था। विजयनगर रियासत भी कहां पर थी? ईडर रियासत भी कहां थी? तो जब मांगे नहीं मानी, तो भीलों में धीरे धीरे आक्रोश आना शुरू हुआ और आंदोलन और कौन कौन से क्षेत्रों में फैल गया? वागड़, सिरोही, ईडर और लिखो। धीरे धीरे यह आंदोलन ग्रेजुअली दिस मूवमेंट, धीरे धीरे यह आंदोलन ग्रेजुअली दिस मूवमेंट, धीरे धीरे यह आंदोलन ग्रेजुअली दिस मूवमेंट अन्य क्षेत्रों में फैल गया। स्प्रेड इन अदर एरियाज, स्प्रेड इन अदर एरियाज, अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। स्प्रेड इन अदर एरियाज, जैसे एरियाज के नाम लिख लो, याद रहना चाहिए भाई। थोड़ा एक्सपांड हुआ उसका, आंदोलन फैला थोड़ा,
वागड़, सिरोही, ईडर, विजयनगर। वागड़ मतलब अपने डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही हो गया, ईडर विजयनगर दोनों गुजरात में। आंदोलन फैलेगा तो ज्यादा लोग जुड़ेंगे, तो लोग ज्यादा जुड़ने लगे भाई, तो ज्यादा लोग जुड़े तो कहा मीटिंग बुलाते हैं, बड़ी सी मीटिंग बुलाते हैं। कौन कौन क्षेत्रों में फैला बताओ देखे। गुजरात में गांव पड़ता है नीमड़ा। कौन सा गांव था? इस विजयनगर रियासत में। कौन सी रियासत में? विजयनगर में। यहां पर भील इकट्ठे हो रखे थे। 6 मार्च 1922। कब की बात है बताओ देखे। लिखो नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा में से कर। विजयनगर कहां पड़ता है? गुजरात। नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा में से कर। कोई भील इकट्ठे हो रखे थे, फायरिंग हुई, 1200 से अधिक भील शहीद हुए। लिखो, भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस ओपन फायरिंग ऑन भील्स असेंबली। भीलों की सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हुए। मोर देन 1200 भील्स फॉर मार्टेड इन इट। तथा इसमें 1200 से अधिक भील शहीद हुए। मोर देन 1200 भील्स फॉर मार्टेड इन इट। मोर देन 1200 भील्स फॉर मार्टेड इन इट। 1200 से अधिक भील शहीद हुए। कितने भील शहीद हो गए? मोतीलाल तेजावत फरार हो गए, पुलिस के पकड़ में नहीं आए। लिखो, मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। मोतीलाल तेजावत वो एस्केप्ड। मोतीलाल तेजावत फरार हो गए। मोतीलाल तेजावत वो एस्केप्ड। ये बात है, मोतीलाल तेजावत फरार होते हैं 1922 में। कब फरार होते हैं? 7 साल बाद। मतलब क्या आ गया 1929। गांधी जी ने मोतीलाल तेजावत के पास मैसेज किया कि मोतीलाल जी सरेंडर कर दो, वरना आप भाग रहे हो, पुलिस कभी एनकाउंटर कर जाएगी, वरना कोई बात नहीं, जो है हो गया वो हो गया, पुलिस को जाकर दो, सरेंडर है। तो 1929 में गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने क्या कर दिया? ईडर में सरेंडर किया। कहां पे किया? लिखो, गांधी जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ गांधी जी, गांधी जी के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ गांधी जी, 1929 ईस्वी में, इन 1929 एडी, 1929 ईस्वी में, 1929 एडी, मोतीलाल तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत सरेंडर्ड एट ईडर। मोतीलाल तेजावत ने ईडर में आत्मसमर्पण कर दिया। मोतीलाल तेजावत सरेंडर्ड एट ईडर। कहां सरेंडर किया? मोतीलाल तेजावत सरेंडर्ड एट ईडर। ईडर वालों ने पकड़ा गया भाई कौन? सब मोतीलाल तेजावत। कहां के रहने वाले हो? सब उदयपुर के। तो मेवाड़ वालों को फोन किया, भाई एक बंदा पकड़ा तुम्हारा, तो मेवाड़ वालों को इधर भेज दो। तो मोतीलाल तेजावत को कहां भेज दिया गया? मेवाड़ वालों ने जेल में बंद कर दिया। 7 साल और बीत गए। आ गया 1936। क्या गया? गांधी जी के एक पीए हुआ करते, जिन पीए का नाम था मणिलाल कोठारी। पीए का नाम क्या था? और गांधी जी ने मणिलाल जी को कहा कि मणिलाल जी यार चेक तो करके आओ बंदे का क्या हालचाल है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मणिलाल जी आए, आके मोतीलाल जी से पूछा, भाई मोतीलाल जी क्या समाचार है? उन्होंने कहा समाचार खराब ही है। गांधी जी ने कहा था सरेंडर कर दो। बैठे हैं साहब अंदर, और तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं सरकार से बात करता हूं। तो मेवाड़ की गवर्नमेंट से बात करने के लिए कौन गए? और मणिलाल जी ने कहा कि भाई देखो यार क्या कर सकते हो, बंदे ने तुम्हारा तो कोई बंदा मारा नहीं था, उल्टे फायरिंग के अंदर इनके लोग ही मरे थे, अब रख लिया यार जेल में, 7 साल हो गए, अब तो छोड़ दो। तो सरकार ने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाओ, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देगा। मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट को बोला करते महेंद्रराज सभा। क्या बोला करते? या इसका एक नाम और हुआ करता इजलास खास।
क्या बोला करते? पुराना नाम तो इजलास खास था और बाद में इसका नाम चेंज करके किया था। क्या किया था? एक महाराणा सज्जन सिंह थे, उन्होंने बनाया था। किसने बनाया था? 1880 में। कब बनाया गया था? क्या बनाया गया? महिंद्रा सभा। क्या था महिंद्रा सभा? सुप्रीम कोर्ट। क्या था? इसका एक और नाम क्या था? तो मेवाड़ के सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते थे? महिंद्रा सभा का एक और नाम किसके द्वारा बनाया गया? महाराणा सज्जन सिंह। कब बनाया गया? बात की महिंद्रा सभा से जाके, यहां भाई बताओ क्या करना है? उनका साहब यदि मोतीलाल तेजावत लिख के दे दे कि मैं भविष्य में किसी भी प्रकार का आंदोलन, तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे। तो मणिलाल कोठारी का दिमाग खराब है तुम्हारा। मोतीलाल जी लिख के कैसे दे सकते हैं? मैं कह रहा हूं यार, मैं गारंटी दे रहा हूं आंदोलन नहीं करेंगे, तुम तो छोड़ो। उनका साहब ऐसे कोर्ट के काम रिटर्न होते हैं, जबान की कोई वैल्यू इधर नहीं, रिटर्न में लिख के दो आप। मणिलाल कोठारी गए मोतीलाल तेजावत के पास और मोतीलाल तेजावत को जाकर, महिंद्रा सभा वालों को दिमाग खराब हो गया, आप ये करेंगे मोतीलाल जी को लिख के देना पड़ेगा कि दोबारा कोई आंदोलन नहीं करेंगे। मैंने मना कर दिया कि मोतीलाल जी ये नहीं करेंगे। मोतीलाल जी ने कहा तुम कागज ला चुपचाप, फालतू की पंचायती मत कर। फिर मोतीलाल जी का समझौता हुआ। 7 साल बाद मोतीलाल जी क्या कर दिया गया? 1936 में। कब छोड़ा गया? 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी। 1936 ईस्वी में, इन 1936 एडी। महिंद्रा सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। इतना ही लिख लो एक बार, फिर मैं समझा दूंगा, वापस लिखवा दूंगा महिंद्रा सभा के बारे में। महिंद्रा सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। महिंद्रा सभा रिलीज्ड मोतीलाल तेजावत। महिंद्रा सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। महिंद्रा सभा रिलीज्ड मोतीलाल तेजावत। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में बिताया। गांधी जी रचनात्मक कार्य, चरखा कातलो, हिंदू मुस्लिम एकता, इस प्रकार की बातें। he spent rest of his life in creative programs of गांधी जी। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। he spent rest of his life in creative programs of गांधी जी। इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। he spent rest of his life in creative programs of गांधी जी। शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बिताया। लाइन चेंज करके लिखो। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज मसीहा ऑफ ट्राइबल्स। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मसीहा मतलब बचाने वाला, प्रोटेक्टर। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज मसीहा ऑफ ट्राइबल्स, या ही इज नोन एज मसीहा ऑफ ट्राइबल्स। आदिवासी इनको बोलते बाबूजी। क्या बोलते? सुनो बात, मेवाड़ साइड में कोई भी रेस्पेक्टेड बंदा होता है उसको बोलते हैं बाबूजी। सम्माननीय आदरणीय बंदा होता है उसको क्या बोलते हैं? इसलिए देवता के जब भी जाते हैं तो कहते बाबूजी के जाके। देवता ज्यादा रेस्पेक्टेड तो कौन होगा? तो देवता क्या बोलते हैं? तो वैसे कोई सम्माननीय आदमी होता है उसको भी क्या कह देते हैं? बाबूजी। देख लो, आदिवासी ने बाबूजी कहते थे। आदिवासी ने बाबूजी कहते थे। ट्राइबल्स कॉल्ड हिम बाबूजी। आदिवासी ने बाबूजी कहते थे। ट्राइबल्स कॉल्ड हिम बाबूजी। नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो महिंद्रा सभा, हेडिंग डालो ताकि इसके बारे में 2 बातें लिख ले अपने। महिंद्रा सभा। महिंद्रा सभा बराबर लिखो। यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था। इट वॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेवाड़। 1880 ईस्वी में, इन 1880 एडी। 1880 ईस्वी में, इन 1880 एडी, महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। महाराणा सज्जन सिंह फाउंडेड इट। महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। महाराणा सज्जन सिंह फाउंडेड इट।
पहले इसे इजलास खास कहा जाता था। पहले सुप्रीम कोर्ट का काम करता उसको क्या बोलते? इजलास खास। पहले इसे इजलास खास कहा जाता था। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज इजलास खास। पहले इसे इजलास खास कहा जाता था। अर्लियर इट वॉज कॉल्ड एज इजलास खास। या अन्य नाम लिख लो इजलास खास, एक ही बात। पहले क्या बोलते थे? कल पढ़ेंगे बाकी।